ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म है, ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन है। अगर आपको खुद का विश्वास नहीं, सेल्स नहीं हो सकती। डेवलप द राइट माइंडसेट, माइंडसेट ऑफ रेजिलियंस, ऐसा माइंडसेट। 90% सेल्स खाली कन्विक्शन और विश्वास से हो जाती है, कम्युनिकेशन केवल 10% करना पड़ता है। एक बात याद रखिए, सेल्स ना होने के मुख्य 5 कारण है। जरूरत नहीं है, जल्दी नहीं है, इच्छा नहीं है, विश्वास नहीं है या पैसा नहीं है। क्या मतलब हुआ? नो नीड, नो हरी, नो डिजायर, नो ट्रस्ट, नो मनी। याद रखिए, कस्टमर पैसा अपने आप अरेंज कर लेगा। पैसा अरेंज करना मुश्किल नहीं है, उसको पहले जरूरत, जल्दी, इच्छा, उसको विश्वास तभी आएगा जब आपके पास ये 2 चीजें होंगी, नॉलेज और कन्विक्शन। एक बात याद रखिएगा, घर की उलझने आपकी कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं। ये इवेंट गया तो गया, क्योंकि इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। सारे काम बंद करके बैठ जाइए, सेल्स की स्ट्रैटेजीज के साथ शुरू करने वाले हैं। और आज की मेरी स्ट्रैटेजी है अगली, नेल द वैल्यू प्रपोजिशन। नेल वैल्यू प्रपोजिशन मतलब क्या? क्वांटिफाई करो सामने वाले की वैल्यू को, वो आपका माल खरीद लेगा। वैल्यू प्रपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 थिंग्स, एक है रेलेवेंस और एक है क्वांटिफाइबल वैल्यू। मतलब क्या है? सामने वाले के लिए रेलेवेंट माल बेचो। आज भी जो फेसबुक एड्स दिखाता है ना, वो रेलेवेंट होती है। फेसबुक किसी की भी ऐड दिखाता है, मुझको ट्रेनिंग इंडस्ट्री की दिखाता है, कोई ये सेमिनार कर रहा है, कोई वो सेमिनार कर रहा है, फेसबुक मुझे उसी तरह की ऐड दिखाता है। फेसबुक जानता है मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मैं क्या देखना चाहता हूँ। फेसबुक मेरे को बिग बॉस नहीं दिखाता है, सावधान इंडिया नहीं दिखाता है, आलतू फालतू आइटम नहीं दिखाता है, टिकटॉक तो मुझको कभी भी नहीं दिखाता है। रेलेवेंस इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद सामने वाले के लिए वैल्यू को क्वांटिफाई कर दो। इसको अपॉर्चुनिटी क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज अप्रोच। क्या मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? सामने वाले को बता दो, भैया तूने ये नहीं खरीदा कि इसकी कॉस्ट ऑफ बाइंग प्रोडक्ट उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कॉस्ट ऑफ लूजिंग प्रोडक्ट होगा। अगर तूने नहीं खरीदा तो ये ज्यादा महंगा पड़ेगा, ये खरीदने पे ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं, मैं जैसे मान लो अगर मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैं एचडीएफसी को सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ, एचडीएफसी को सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ, तो उसको क्या बोलूंगा? भाई साहब मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आपकी मैन पावर की कॉस्ट कम कर दूंगा, मैं पूरा टेक्नोलॉजी पर काम होएगा। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि मैं आपका टाइम बचा लूंगा, ज़्यादा काम कर सकोगे, टर्न अराउंड टाइम बढ़ जाएगा। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप ज़्यादा कस्टमर को हैंडल कर पाओगे। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप गाँव-गाँव तक जा सकते हो, आप पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई का कस्टमर एचडीएफसी को मिल जाएगा। मैं सामने वाले को लेगा, भाई इसका सॉफ्टवेयर तो खाली 1 करोड़ का है, लेकिन मुझे धंधा 25 करोड़ रुपए का फालतू ला के दे रहा है। इसको बोलते हैं टीसीओ, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट का जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो बाद में कम हो जाता है। आप कितना बेनिफिट दे रहे हैं कस्टमर को। मेरी बात सुनो, इसको आसान करता हूँ। आपने सामने वाले का कितना खर्चा घटाया, आपने उसे कितने रुपए का लाभ दिलाया, आपने उसे कितने रुपए के नए कस्टमर दिला दिए, आपने उसे कितने रुपए की ब्रांडिंग इंप्रूव कर दी, आपने उसे कितने रुपए का एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ा दिया, आपने उसे कितने रुपए की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, उसको कितने रुपए का नया कस्टमर ला के दिया, उसे कितने रुपए का बिजनेस स्केल कर दिया, उसका कितना मार्केट शेयर बढ़ा कर दिया। सेलिंग का मतलब ही यही है कि आप सामने वाले को वैल्यू क्रिएट करके दोगे। जितना वैल्यू क्रिएट करोगे उतना फायदा होगा। अगली स्ट्रेटजी, लीड स्कोरिंग। लीड स्कोरिंग से आपको ये पता चलता है कि ये जो लीड है, ये कस्टमर है, ये काम का है भी कि नहीं है। इसको थर्मामीटर क्लोज अप्रोच बोलते हैं। एक थर्मामीटर लगा के चेक करो कि ये कस्टमर मेरे काम का है कि नहीं है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन वाला कस्टमर है तो मेरे काम का नहीं है। आप ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 हर कस्टमर को नंबर देना चाहिए, रेटिंग देना चाहिए, जिससे पता चलता है हॉट, वार्म या कोल्ड। हर एक लीड को एक स्कोर देना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी में समय लगाना ही नहीं है आपको। तो कस्टमर को रैंकिंग दे दो। ये सारे हॉट रैंकिंग वाले कस्टमर है, ये सारे वार्म रैंकिंग वाले, इनके साथ ये बात करना, ये कोल्ड वाले इनको हटा दो, इनको बाहर कर दो। इससे प्रायोरिटाइज कर दोगे आप अपने सारे के सारे प्रोस्पेक्ट को। और यहाँ पे ये पता चल जाता है कि मैं किसके साथ ज्यादा मेहनत करूं। इसको बोलते हैं SQL, सेल्स क्वालिफाइड लीड। ये वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है जिसके साथ आप ज्यादा समय लगाएंगे। इसको आप अपने CRM पे या अपने कंप्यूटर पे, अपनी एक्सेल पे रेड, येलो, ग्रीन कलर भी दे दो। रेड कस्टमर मतलब बाहर करो, येलो कस्टमर मतलब इस पर ज्यादा समय लगाओ, ग्रीन कस्टमर ये वो है जो तुरंत खरीद सकता है। ये आपको प्लानिंग में मदद करता है आपके फॉलोअप के लिए। इसी के साथ मैं मूव कर रहा हूँ मेरी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे, जिसको बोलते हैं AHT, एवरेज हैंडलिंग टाइम। ये एवरेज हैंडलिंग टाइम का मतलब है एक कस्टमर पे कितना समय लगाना चाहिए। एवरेज निकालो इसका। एवरेज कैसे निकालते हैं? इसे समझो कि टोटल टॉक टाइम अपॉन टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स। भाई टोटल टॉक टाइम यानी कि आपने 10 घंटे लोगों से साथ लगाए और नंबर ऑफ मीटिंग कितनी करी? 10 मीटिंग करी। यानी कि एवरेज हैंडलिंग टाइम AHT आपका 1 घंटे का आ गया। इसका एक बेंचमार्किंग कर लो। क्या एक कस्टमर पे 1 घंटा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अगर आपने बेंचमार्किंग करी कि एक कस्टमर पे ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगाने चाहिए, अगर आपकी छोटी छोटी कॉल्स पे फ़ोन होती है तो हो सकता है कि एक कस्टमर पे 4 मिनट या 5 मिनट का एवरेज टाइम आना चाहिए। कुछ कस्टमर 10 मिनट लेंगे, कुछ 0 लेंगे, लेकिन एवरेज का स्टैंडर्ड बन जाना चाहिए। इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा आप ऑप्टिमाइज करोगे, यानी कि बेकार कस्टमर के साथ समय मत लगाओ। आओ चाय पिए, तो आपको पता है कुछ खरीदना ही नहीं। अरे बैठिए तो, ऐसा बैठा रहा आपको।
आपको पता है उसे कुछ नहीं खरीदना। अरे तनिक बैठिए, बात तो करे, थोड़ा बतियाइए। ये योगी सरकार कैसन काम कर रही है? आपका समय बेकार हो रहा है इसमें। अगर एवरेज हैंडलिंग टाइम कम कर लो तो ज़्यादा लोगों से मिल सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे अपनी क्वालिटी को, अच्छे कस्टमर एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ सकते हो। आप ये अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दीजिए, अच्छी सी ट्रेनिंग दीजिए कि कितनी बात करनी ठीक रहेगी। आप ज़बरदस्ती फटाफट बात ना करें, मैं नहीं बोल रहा कि फटाफट बात खत्म करें, पर थोड़ा ट्रेनिंग करने से आप उनको लो AHT, लो एवरेज हैंडलिंग टाइम का गाइडेंस दे सकते हैं। आप उनकी मीटिंग्स को, उनकी कॉल्स को रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन अगर पहले से तैयारी करके दे दें। देखो, जितनी ज़्यादा फालतू बात करेंगे, चांसेस आप उतने कम लोगों से बात कर पाएंगे, उतना ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए रिक्रूट करिए ऐसे लोगों को जो इफेक्टिव बात कर सकें, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करिए, उनके मार्केटिंग मटेरियल को पहले ही उनको दे दीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दीजिए ताकि वो सेव कर सकें टाइम को। ऐसा नहीं कि वो क्लाइंट के पास बैठने के बाद ढूंढ रहे हैं भाई ईमेल कर कहाँ मिलेगा, भाई प्रपोजल कहाँ मिलेगा, भाई ब्रोशर कहाँ मिलेगा, सामान ढूंढ रहे हैं। सब चीज़ें पहले ही रेडी रखोगे। देखो, आप यू डोंट गेट अ सेकंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन। तो सारे FAQ जितने भी तरह के क्वेश्चन कस्टमर पूछता है, अगर उसकी तैयारी पहले से ही कर ले तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगला है परचेज एक्शन रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। ये क्या है, इससे कैसे आप बढ़ाते हो? ज़्यादातर लोग सारी एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च कर देते हैं कंपनीज। जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो अवेयरनेस पे पैसा खर्च कर देते हैं, अपील करने में पैसा खर्च कर देते हैं। पर ये 4 स्टेज समझो: अवेयर, अपील, आस्क और एक्ट। आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, लोग अवेयर तो हो रहे हैं, लेकिन एक्ट का मतलब आपका माल नहीं खरीद रहे। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या तो अपनी टीम की सेल्स की ट्रेनिंग दो। लोग जानते हैं, आते हैं, पूछते हैं, लेकिन खरीदते नहीं। तो क्यों नहीं खरीदते? आपकी टीम की ट्रेनिंग अच्छी नहीं। या फिर उनको कंटेंट रीमार्केटिंग करो, उनको व्हाट्सएप पे किसी प्रकार से इन्फोग्राफिक से कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट भेजो, तब वो ज़्यादा खरीद सकते हैं। अगली स्ट्रैटेजी क्या? बैंक सेल्स टेक्निक। बैंक का मतलब है बजट, अथॉरिटी, नीड्स और टाइमलाइन। बैंक का मेन मकसद क्या है? ये पता लगाना कि कस्टमर काम का है भी कि नहीं। कई बार आप लोगों से मिलते हो तो उनकी 4 चीज़ें चेक करो। जब भी कोई माल बेचना है, 4 चीज़ें चेक करो। उसके बाद बजट है कि नहीं, ये डिसीजन ले सकता है कि नहीं ले सकता, इसके बाद अथॉरिटी है कि नहीं है। तीसरी चीज़, इसको ज़रूरत भी है कि नहीं है। हो सकता है इसके बाद बजट हो, अथॉरिटी, लेकिन ज़रूरत ही ना हो। और चौथी चीज़, अगर ये खरीदेगा तो कब खरीदेगा, ये भी पता लगाओ। उससे ज़्यादातर लोगों से क्वेश्चन करो कि आप ये सेल्स का डिसीजन कब तक लेना चाहते हैं, आप ये फ्लैट अपार्टमेंट कब तक खरीदना चाहते हैं, आप हमारा सॉफ्टवेयर कब तक लगाना चाहते हैं। जब आप ये 4 चीज़ें पता लगा लोगे, ठीक है, इससे समझ में आ जाता है आपको। इससे आपको सेल्स क्वालिफाइड लीड पर ही समय लगाएंगे, इससे आपकी सेल्स की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। आप उनके कॉमन पेन पॉइंट्स पे आप काम कर सकते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के कस्टमर पे काम करें, हर बार नए प्रकार के कस्टमर के पीछे मत भागे, नीश मार्केट के पीछे भागे, क्योंकि आपको मालूम है इनका बैंक ठीक है, यानी कि इसके बाद बजट भी है, अथॉरिटी भी है, नीड भी है, टाइमलाइन भी है। एक ही प्रकार के कस्टमर को फाइनलाइज करो। मार्ग ERP ने यही किया। FMCG इंडस्ट्री के अंदर पूरी तरह घुस के सारे रिटेलर को माल बेचना चाहिए, रिटेलर को माल बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि इनका बैंक है। अगला है कम्युनिटी पार्टनरशिप। कम्युनिटी पार्टनरशिप जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। कम्युनिटी बहुत पावरफुल चीज़ है। बनिया समाज, जैन समाज, जाति, धर्म, डॉक्टर, टीचर, बिजनेसमैन, प्रोफेशन, ये सब कम्युनिटीज़ है। अगर कम्युनिटी आपके साथ जुड़ जाए, वो आपके साथ पार्टनर बन जाए, तो बात बन जाएगी। उन्होंने गुजरातियों में वीडियो बनाया, उन्होंने सब जगह फैला दिया, उसको बोलते हैं कम्युनिटी पार्टनरशिप। फूड लवर जो थे जोमेटो के, वो प्लेटफॉर्म पे आए और पहले खाली रेटिंग देने आया करते थे, फूड की नॉलेज के लिए आया करते थे, रिव्यू प्लेटफॉर्म पे। बाद में उसको और बड़ा कर दिया और एक्चुअली बिजनेस बना दिया। एप्पल भी बेसिकली कम्युनिटी पे काम करता है। क्या, जिसको क्लासी और अप मार्केट कम्युनिटी है, उन्हीं को माल बेचता है। स्टारबक्स भी एक कम्युनिटी को माल बेचता है, केवल स्टार्टअप ओनर्स को बोलता है आओ बैठो, कॉफी पियो मत पियो, लेकिन वाईफाई आपके लिए फ्री है। स्टारबक्स यूथ के लिए काम करता है, आओ बैठो, वाईफाई यूज करो, कॉफी पियो मत पियो। ऐसे ही बड़ा बिजनेस भी एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के लिए काम करता है, मनीष के लिए काम नहीं करते। ये प्रोग्राम अगर आप बिजनेस के लिए सीरियस है तो ये रामबाण साबित हो सकता है। कम्युनिटी के साथ पार्टनर करने में मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, AIOCD, ऑल इंडियन ओरिजिन केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर। ये ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन, जिसमें 7-8 केमिस्ट, ये 729 डिस्ट्रिक्ट, 28 राज्यों के अंदर हमारे देश की लगभग, देश ही नहीं दुनिया की लगभग 50 और इसको बोलते कम्युनिटी पार्टनरशिप के। इस कम्युनिटी के आज काफ़ी लोग आज आप हमारे देश में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं दूसरा उदाहरण दूंगा कम्युनिटी पार्टनरशिप के अंदर, अखिल भारतीय, ये अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन था। अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन एक ऐसा संगठन है जो समाज के लोगों को, उनकी प्रतिभा को बड़ा मंच प्रदान करता है और जरूरतमंद परिवारों के साथ में खड़ा रहता है। आप लोगों ने भी आकर के रिक्रूटमेंट को ज्वाइन किया, इसी को बोलते हैं
केवल उन पे काम करिए, वो कम्युनिटी पे काम करिए जो कम्युनिटी आप में इंटरेस्टेड हो सकती है। देखिए मेरी बात समझिए, शेर का शिकार करने के लिए आप चिड़ियाघर नहीं जाना होता, शेर का शिकार करने के लिए जंगल जाना होता है, आपको जाकर के देखना है। और देखिए कम्युनिटी में आप पूरी कम्युनिटी को उठाएंगे तो वो आपको उठा देगी। इफ यू वांट टू लिफ्ट योरसेल्फ, लिफ्ट समवन एल्स, एवरीवन इज मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर, देन सक्सेस विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो आप कम्युनिटी को साथ लेकर के चलो। अगली स्ट्रेटजी है B2B मेडिक सेल्स टेक्निक। तो जिसको भी B2B तो काम आएगी। ये मेडिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स, इकोनॉमिक बायर, डिसीजन मेकर, डिसीजन क्राइटेरिया और डिसीजन प्रोसेस, ये चार चीजें होती हैं। यानी कि ये भी एक क्वालिफिकेशन प्रोसेस की टेक्निक है, कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज सेल्स में बड़ा काम आता है। अगर आप किसी को माल बेचना चाहते हो, चार चीजें चेक करो। अगर किसी कंपनी को माल बेचना चाहते हो, किसी बड़े ब्रांड को माल बेचना चाहते हो, चार चीजें चेक करो। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब मेरे इस माल को बेचने में इस पे कितना इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा, कितने रुपए का फायदा दे सकता हूं मैं इसको, कितने रुपए का मैं इससे घाटा बचा सकता हूं, वो हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब नंबर चेक करना। दूसरा, इसमें इकोनॉमिक बायर कौन है? ME। इकोनॉमिक बायर का मतलब कि इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन कौन से डिपार्टमेंट के आदमी के पास बजट है इस माल को खरीदने का? परचेज डिपार्टमेंट लेता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट खरीदता है, या CEO चेयरमैन खुद खरीदता है? इकोनॉमिक बायर कौन है, इसका पता लगाओ उस कंपनी में। अगला है डिसीजन क्राइटेरिया, वो डिसीजन किस बिहाफ पे लेंगे, यानी कि उनका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है, कैसे वो वेंडर अपना चूज करेंगे जिससे उनको माल खरीदना है। और अगला है डिसीजन प्रोसेस। डिसीजन प्रोसेस का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन वेंडर को किस प्रकार से लेने वाली है, कैसे ऑन बोर्ड करेगी। अगर आपने मैट्रिक्स, इकोनॉमिक बायर, डिसीजन क्राइटेरिया, डिसीजन प्रोसेस समझ लिया तो आप उस कंपनी में माल जाकर के बेच क्या सकते हो। बड़ी कंपनी में माल बेचने के लिए कभी कभार आप गलत डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हो, गलत बायर के पास पहुंच जाते हो, उसके बाद डिसीजन मेकर ही नहीं है, या आपको पता ही नहीं कि उनकी डिसीजन क्राइटेरिया, डिसीजन प्रोसेस है कैसे, तो आपका बड़ी कंपनी में सेल्स नहीं कर पाते। इसको बड़ी कंपनी में सेल करने के लिए आपको उनका पेन ढूंढना है और आपको समझना है कि इस कंपनी के अंदर मेरा पार्टनर कौन है, कौन मेरा माल बेचने में मदद करेगा, कौन ऐसा है जो मेरी बात को समझ रहा है, किसको अपना साथी बना करके इस कंपनी में चलना है। जब उसको आपको पेन भी समझ में आ गया और साथी भी मिल गया तो वो आपको मदद करेगा। यानी कि इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर, कंज्यूमर कौन कौन है। नौवां है MLM और डायरेक्ट सेल्स। MLM और डायरेक्ट सेल्स भी अपने आप में एक ऐसा मॉडल है जो कई कंपनीज अपनाती जा रही है। जबरदस्त मॉडल है MLM और डायरेक्ट सेल्स। इसमें ना चार प्रकार के लोग होते हैं, मोटा मोटा समझिए। आइडिया मैन, पीपल मैन, एक्शन मैन, प्रोसेस मैन। एक्शन मैन वो है जो बड़े एक्शंस पे काम करता है, डिसीजन मेकिंग, उसको तुरंत, राइट नाउ, एम्बिशियस, एस्पिरेशनल, अभी के अभी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आइडिया मैन वो होता है जो बड़ा क्रिएटिव होता है, बिग पिक्चर देखता है, नई सोल्यूशन निकालता है, नई क्रिएटिविटी निकालता है, नई बातें सोचता है। पीपल मैन वो है जो रिश्तों पे काम करता है, रिलेशनशिप बना के काम करता है। प्रोसेस मैन वो है जो खाली डेटा, इंफॉर्मेशन, डिटेल, प्रोसेस, सिस्टम ऑर्गेनाइज रहता है। MLM के अंदर एक्शन मैन प्लस आइडिया मैन चल सकता है। अगर आप एक एक्शन मैन है या पीपल मैन है तो भी आप चल सकते हैं। अगर आप एक आइडिया मैन है और पीपल मैन है तो भी चल सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल एक्सेल बनाने वाले, यानी कि आप एक प्रोसेस मैन है, यानी कि आपको लैपटॉप पे बैठ के काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप रिजेक्शंस हैंडल नहीं कर पाएंगे। मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग कभी मत ज्वाइन करिए। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुछ इंपॉर्टेंट लेसन दूंगा मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए। रोज चेक करो आपने कितनी कॉल्स करी, नंबर ऑफ कॉल्स मेड। रोज चेक करो आप कितनी मीटिंग्स कर रहे हो, अपना रिव्यू करो। रीपरचेज कितना करा पा रहे हो, नंबर ऑफ हायरिंग ज्वाइनिंग कितनी करा पा रहे हो, इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशनल प्रोग्राम्स आपका कितना है, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स और मीटिंग्स आपने कितनी ऑर्गेनाइज कराई हैं। अगर ये 6 स्टेप को रोज इवैल्यूएट करोगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। MLM में सफलता के लिए मैं आपको 5 लर्निंग दे रहा हूँ। एक, आपके अपलाइन के प्रति बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, सेल्समैन मत बनो, बिजनेसमैन बनो। कोई भी IBC है, MLM है या डायरेक्ट मार्केटिंग है, इंश्योरेंस सेल्स है, डोंट बिहेव लाइक अ सेल्समैन, बिहेव लाइक अ बिजनेसमैन। अपने बिजनेस को पूरे बिजनेस की तरह खड़ा करो। और लर्निंग टू कंटिन्यूअस फोकस, ये तीसरा पॉइंट। चौथा है प्रोडक्ट के ऊपर खूब कन्विक्शन रखो। पांचवा है अपना स्कोर बोर्ड बनाओ। एक बात बड़ी सिंपल है, अनाज की खेती करोगे 4 महीने आपको सफलता मिल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आम की खेती कर दी तो जिंदगी भर आम लगता रहता है। आम ऐसा नहीं है एक बार आएगा, आम तो सालों साल आता रहता है। इसी तरह बिजनेस को ऐसे ही बिल्ड करो। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क पहले है, मार्केटिंग बाद में, यानी कि नेटवर्क बड़ा करो। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क पहले है, मार्केटिंग बाद में। नेटवर्क बड़ा करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया के सारे अमीर लोग अपने नेटवर्क को बिल्ड करते हैं, दुनिया के सारे गरीब लोग केवल नौकरियों में लगे रह जाते हैं। अगला है रिसर्च बिफोर रीचिंग। ये क्या चीज है? रिसर्च बिफोर रीचिंग। जाने से पहले खूब रिसर्च करो, उसके बारे में पता लगाओ। प्री कॉल रिसर्च मुश्किल नहीं होती है। हर कस्टमर से मिलने के बाद उसका बेसिक रिसर्च कर लो, उसका ट्विटर देख लो, उसका लिंक्डइन देख लो, उसका फेसबुक देख लो, उसकी वेबसाइट देख लो, उसके ब्लॉग्स देख लो, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो। ये सब जानने से आपको उसकी नीड असेसमेंट का पता चलेगा, उसकी पेन पॉइंट का पता चलेगा। रिसर्च बिफोर रीचिंग। ऐसे मत जाओ मिलने के लिए,
अचानक मीटिंग पे नहीं जाते हैं। कंज्यूमर एम्पैथी बोलते हैं, इससे आपको समझ में आएगा कस्टमर को चाहिए क्या है। डिजाइन थिंकिंग, आप डिजाइन बना सकोगे उसके अपने माइंड के अंदर कि एक्चुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको किस 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 जर्नी में कहाँ क्या तकलीफें आएंगी, उन तकलीफों का डिजाइन क्रिएट करके अपने प्रोडक्ट को प्लान कर सकते हो। देखो या तो उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, टेक्निकल प्रॉब्लम से आप उसके ऊपर कितना पैसे का नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियल इंपैक्ट, और उससे उसकी पर्सनल जिंदगी कितनी खराब हो रही है, इसका पर्सनल इंटरेस्ट। देखो पेन बेस्ड सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप मूव की बात करो, वॉल्यूम की बात करो, झंडू बाम आयोनिक्स की बात करो। पेन बेस्ड सेलिंग का मतलब है उसके बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में क्या पेन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। रिसर्च इज टू सी व्हाट एवरीबॉडी एल्स हैज सीन एंड टू थिंक व्हाट नोबडी एल्स हैज थॉट। जो सबको दिख रहा है वो तो आपने देख लिया, लेकिन जो सबने नहीं सोचा वो आपने सोच लिया। सो आप सोल्यूशन को बेचो, प्रोडक्ट को मत बेचो। अगला है साइकोलॉजिकल निंजा टेक्निक। जबरदस्त है साइकोलॉजिकल निंजा टेक्निक। ये वो टेक्निक्स हैं जो साइकोलॉजी पे इंपैक्ट करती हैं, जैसे एंकरिंग इफेक्ट। पहली साइकोलॉजिकल टेक्निक एंकरिंग इफेक्ट क्या है? शुरुआत की जो पहला लाइन है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग होगी ना, तो फिर उस लाइन के रेफरेंस में वो बाकी सारी बातें सुनेंगे। जैसे लोग क्या कहते हैं, अरे ये मशीन नहीं बेच रहा हूँ आपको मैं, ये ट्रैक्टर की मशीन नहीं है, ये नोट छापने की मशीन है। इतना डीजल बचाती है कि थोड़े दिनों में फ्री हो जाएगी और एक्स्ट्रा कमा के देगी। आपने जो शुरुआत की स्टेटमेंट बोली वो बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। उसके बाद बाकी सारी चीजें वैसे देखी गई है। कंफर्मेशन बायस, कंफर्मेशन बायस क्या होता है? ये भी टेक्निक है कि आप वो चीज को ज्यादा एक्सेप्ट करते हो जो आपके बिलीफ से मैच करते हो। सामने वाले के बिलीफ को चेक करो और उसके साथ मैच करते हुए बोलो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेचने में। ऐसे ही राइमिंग इफेक्ट का भी एक बायस होता है। मिलता जुलता स्टेटमेंट हो ना, है ना, राइमिंग आप मेरे कई वीडियोस में देख चुके होंगे, तो वो सामने वाले को पता नहीं ऐसी सच लगने लग जाता है। लाइक बॉय है जहाँ, तंदुरुस्ती है वहाँ, ऐसे कोई राइमिंग अगर बात हो ना तो लोग जल्दी उसको याद रखते हैं क्योंकि उसका रिकॉल ज़्यादा होता है। एक पीक एंड रूल, जब मीटिंग खत्म करके उठने लगो तो एकदम पीक पे खत्म करना, इतना एनर्जी के साथ खत्म करना, हाई पॉइंट पे खत्म करना। रीसेंसी बायस रहता है सामने वाले का कि रिसेंटली उसने जो बात सुनी सबसे अच्छी वो उसको याद रह जाती है। ऐसे ही एक है लॉस एवर्जन। सामने वाले को बताओ प्रोडक्ट खोने का नुकसान क्या है, लोग क्या गेन करेंगे उसको में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लोग क्या खो देंगे अपनी ज़िंदगी में उसका दुख ज़्यादा होता है। सर्वाइवरशिप बायस, ये कई प्रकार के। सर्वाइवरशिप बायस क्या है? आप ये एक ऐसा है कि जैसे ओयो ने इतना पैसा रेज कर लिया, सारे स्टार्टअप को लगता है मुझको भी मिल जाए, ऐसे नहीं होता है। मैं उससे ज़रा, क्योंकि समय की कमी है, डीकॉय इफेक्ट पे आ रहा हूँ। डीकॉय इफेक्ट क्या होता है? ये वो है चॉइस मैनेजमेंट। कस्टमर को जब आपने कोई माल बेचना हो ना, तो पहले उसको खराब क्वालिटी की चीज़ उसको महंगी दिखा दो और अच्छी क्वालिटी की चीज़ भी महंगी दिखा दो, या कम क्वांटिटी की चीज़ महंगी दिखा दो और ज़्यादा क्वांटिटी की चीज़ महंगी दिखा दो, तो वो ये अपने आप खरीद लेगा। सिनेमा हॉल में होता है ना, आपको 80 रुपए का छोटा पॉपकॉर्न, 100 रुपए का इतना बड़ा पॉपकॉर्न, आदमी को लगता है सस्ता मिल रहा 100 वाला, ये नहीं लो। आधे लीटर की बोतल 80 रुपए की, 1 लीटर की बोतल 100 रुपए की, आदमी इसको खरीद लेता है। यानी कि सामने वाले को कंफ्यूज कर दो, एक ऑप्शन इतनी खराब दिखाओ और एक ऑप्शन जो बेचनी है वो दिखाओ। इसको बोलते हैं चॉइस मैनेजमेंट। अगली स्ट्रैटेजी है पीपल बाय इमोशनली एंड जस्टिफाई रैशनली। लोग इमोशन से खरीदते हैं और बाद में जस्टिफिकेशन लॉजिक से करते हैं। एक बात याद रखना, दुनिया के सारे डिसीजंस में सबसे बड़ा रीजन लॉजिक नहीं होता है, इमोशन होता है। आपका सेल्स मैसेज, आपका प्रेजेंटेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले के इमोशन पे इम्पैक्ट करे। ग्रीड, फियर, ह्यूमैनिटी, एनवी, प्राइड, शेम, ये सब बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशंस है। सारे के सारे तीन सारे बड़े ब्रांड्स यही करते हैं। जैसे माउंटेन ड्यू थ्रिल का इमोशन देता है, डर के आगे जीत है। एमसील एक टपकती बूंद आपकी जिंदगी बदल सकती है, उसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, भैया ये निकल गया तो दिक्कत। ऐसे ही मास्टर कार्ड, सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे, ये सब क्या है, बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशंस की कहीं ना कहीं बात करते हैं। पीपल डोंट बाय फॉर लॉजिकल रीजन, दे बाय फॉर इमोशनल रीजन। याद रखिएगा इस पॉइंट को। एक सोल सेटिस्फाइंग इमोशन मिल जाए, उसको उसको दर्जनों लॉजिकल फैक्ट इग्नोर कर देगा, एक सोल सेटिस्फाइंग इमोशनल रीजन मिल जाए सामने वाले को। अगला है असाइन टॉप रिप्रेजेंटेटिव टू हाई वैल्यू टेरिटरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, जिस जगह पे धंधा नहीं चल रहा वहां अपने सबसे अच्छे आदमी को भेज देते हैं। जिस मार्केट में, जिस टेरिटरी में, जिस डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जिस रिटेलर के पास, जिस कस्टमर के पास माल नहीं बिक रहा, वहां सबसे अच्छे आदमी को भेज देते हैं। बिल्कुल गलत तरीका है। सबसे अच्छे कस्टमर के पास सबसे अच्छा आदमी लगाना चाहिए, क्योंकि फिर वो और नर्चर होकर और ज्यादा बड़ा हो जाता है। जिस टेरिटरी पे आपका माल सबसे अच्छा बिक रहा है वहां सबसे ज्यादा आदमी लगाइए। एक बात बताएं, हार्ट का ऑपरेशन करना है वो क्रिटिकल चीज है, उसको रामू काका से नहीं करवाओगे, उसको सबसे अच्छे डॉक्टर से कराओगे। जहाँ सबसे बड़ी ग्रोथ आती है वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आदमी लगाना चाहिए। इसको बोलते हैं परेटो प्रिंसिपल। आपके 20% क्लाइंट आपको 80% रेवेन्यू देते हैं, तो यानी कि उस 20% क्लाइंट पर सबसे अच्छी मैन पावर लगाओ। बहुत लोग गलती कर जाते हैं, जिस मार्केट में धंधा हो ही नहीं रहा वहाँ सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी लगा दिया, बिल्कुल निकाल के लाया यहाँ से। ना 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 ना, हल्के आदमी से धीरे धीरे शुरू कराओ, जब आप ग्रो करें तो और इंटेलिजेंट आदमी लगा दो। जितना ज्यादा क्रिटिकल एरिया है उतनी ज्यादा केपेबल मैन पावर आपको चाहिए।
इसको याद रखिएगा, एनालिटिकल आदमी लगाओ जो रैपो बिल्ड कर सके जाके कस्टमर से। मेरी भी कुछ मार्केट ऐसी है जहाँ पे मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, मैं वहाँ और इंटेलिजेंट लोग लगा दिए, नर्चर करते हैं वो जाके क्लाइंट्स को, डिसीजन मेकर को, उसके पास पोटेंशियल परफॉर्मेंस स्किल विल होना चाहिए, तभी उसको केपेबल मैन पावर माना जाएगा। अगली स्ट्रैटेजी जैब 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 हुक, इसको बोलते हैं गिव क्यूब आस्क। क्या मतलब हुआ? जैब 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 का मतलब हुआ, एक वो बॉक्सर के ऊपर किताब लिखी थी जिल रोले ने, वो क्या बोले, एक अच्छा बॉक्सर क्या करता है, पहले 3 बारी जैब करेगा, ऐसे जैब 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 करेगा, है ना, ऐसा हाथ दिखाएगा और बाद में अचानक टॉस हुक करेगा, जो कि उससे कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसे ही आपको भी अगर सामने वाले को अगर माल बेचना है तो पहले उसको दो, गिव गिव गिव, इतना दे दो कि रिलेशनशिप बन जाए, इमोशनल बैंक अकाउंट आपका बिल्ड हो जाए। एक तो फाइनेंशियल बैंक अकाउंट है, एक इमोशंस का, रिश्तों का भी बैंक अकाउंट होता है। कृष्ण भी कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते सत्यं वदाम्यहम्, कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, जब आप दोगे उससे ज़्यादा तो आपको मिलेगा, उससे भी कहीं ज़्यादा जो ज़्यादा आपने दिया था, यानी कि ज़्यादा दो, शुरू में रिलेशनशिप बिल्ड करो, गिव 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 देन आस्क। ऐसे ही हम भी अपने यूट्यूब चैनल पर करते हैं, पहले पूरा वीडियो देते हैं, लास्ट में बोलते हैं भाई सब्सक्राइब करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसी से अगर आप कस्टमर की हेल्प करोगे तो आप अपने बिजनेस की हेल्प कर रहे हो, वही तरीका है। सॉल्व अ प्रॉब्लम और अचीव अ गोल, दो में से एक काम कर लो, सामने वाले के प्रॉब्लम सॉल्व कर दो या गोल अचीव करा दो। अगला मॉडल है स्पैंको, पावरफुल तरी स्ट्रैटेजी है। स्पैंको बेसिकली ये आइडिया देता है कि आपका कौन सा कस्टमर इस समय कौन सी स्टेज पे है। अलग अलग प्रकार की स्टेज होती है, सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, अप्रोच, नेगोशिएट, क्लोज और ऑर्डर, ये 6 स्टेजेस होती है। ये प्लानिंग में काम आता है आपको। आप अपने सीआरएम में या एक्सेल में हमेशा सेव करके रखिए, एक्सेल का जमाना हो गया तो सीआरएम लोग लगा के रखते हैं, और उसमें सेव करके रखिए कि सस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट का मतलब है, सस्पेक्ट मतलब है इतने सारे लोगों की लिस्ट बनाओ, प्रोस्पेक्ट का मतलब है इतने लोगों से आप मिलने गए, अप्रोच का मतलब उनसे मीटिंग हो गया, नेगोशिएट का मतलब है नेगोशिएशन चल रही है। तो कुछ कस्टमर आपके अप्रोच की स्टेज पे होंगे, वो नेगोशिएशन और प्रपोजल की बात नहीं कर रहे, कुछ नेगोशिएशन की स्टेज पे माल नहीं खरीद रहे, कुछ क्लोज तो कर दिया, हाँ जी दे दूंगा, लेकिन फाइनल ऑर्डर नहीं दे रहे, और कुछ ऐसे हैं कि जी आप उनसे मिलने गए लेकिन वो मीटिंग ही नहीं दे रहे आपको। तो हर एक का अलग अलग आप बकेट कर दो, पूरी सेल्स फनल को बकेट कर दो। ये आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेगा कि प्रोस्पेक्ट वालों से मैं इस तरह बात करूंगा, अप्रोच वालों से मैं इस तरह बात करूंगा, जिससे मैं नेगोशिएशन कर रहा हूँ उनको मैं ये भेजूंगा, जो क्लोजिंग पे आ गया उनके साथ ये करूंगा, जिसने ऑर्डर दे दिया उनसे रेफरेंस मांग लूंगा, और रेफरेंस तो भैया तुमने खरीदा तुमको फायदा हुआ, अब मैं दूसरों को भेजूँ। 16वीं स्ट्रैटेजी, रिन्यू ओल्ड रिलेशनशिप। एक बात याद रखिएगा, पुराने कस्टमर के साथ धंधा करना 7 गुना सस्ता पड़ता है, नए कस्टमर के साथ धंधा करना 7 गुना महंगा पड़ता है। पुराने रिलेशनशिप को रिवाइव करो, ये बहुत इजी है उन्हीं के साथ बिजनेस करना, उनके साथ कम्युनिकेशंस वापस बिल्ड करो, उनसे रेफरेंस मांगो, उनसे रिटन रेफरेंसेस लो, उनकी लाइफ में कुछ और नई वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करो, पुराने डेटा को नया जीवन दो। आपका जो बिल्कुल बेकार लीड है उसको तो छोड़ दो, मैं नहीं बोल रहा कि बिल्कुल बेकार लीड को पकड़ो, जो सेल्स क्वालिफाइड लीड नहीं है उसको तो हटा ही दो, लेकिन सेल्स पर्सन को जा करके पहले पता करना चाहिए इसने छोड़ा क्यों था मेरे कस्टमर ने, ये कस्टमर क्यों रिपीट नहीं आया था, वो जानो। ये देखो कि ये पहले इसके कौन कौन इसके टच में था इस कस्टमर के, इसकी हिस्ट्री क्या है इस कस्टमर की हमारे साथ, उसके बारे में जानकारी लेकर के उससे फिर से बात करो। पुराना कस्टमर एक बार वापस आएगा तो बात आपकी बनेगी, याद रखिएगा। अगर पुराने कस्टमर को सीधा ही फ़ोन करके माल बेचने की कोशिश करोगे तो फिर तो इट्स अ ह्यूज टर्न ऑफ, फिर तो स्विच ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल बात नहीं करेगा। कॉन्वर्जेशन को रोलिंग करो, उससे रिलेशनशिप बनाओ। ओल्ड लीड्स के साथ में अगर आपने सेल्स शुरू कर दी तो कमाल कर दोगे आप। उनसे पूछ भी सकते हो कि भाई आप आजकल हमसे क्यों डील नहीं कर रहे, क्या चल रहा है, पुराना एक्सपीरियंस कैसा रहा था। उसके साथ ऑप्ट इन पॉपअप भी ले सकते हो कि भाई एक काम करो, हम आपको आजकल व्हाट्सएप मैसेजेस या ईमेल आप चाहते हो कि हम आपको भेजते रहें, रिलेशनशिप वापस रिवाइव होगा। अगला है आउटरीच योर पोटेंशियल कस्टमर। अमेजिंग भैया, इसको बोलते हैं लिस्ट बनाओ कैंपेन, यानी कि प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट जरूर बनाया करो। बहुत बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि अपनी लिस्ट को बड़ा नहीं करते, प्रॉस्पेक्ट को बड़ा नहीं करते। मेकिंग एज मेनी कॉन्टैक्ट्स एज पॉसिबल इज द प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी ऑफ हाउ टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। बहुत सरल है, लीड्स इकट्ठी करो, ज्यादा से ज्यादा लीड्स लेकर के आओ, डायरेक्टरी से बनाओ, मेल ऑप्ट इन लिस्ट से लो, कोई नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से लो। यू आर आउट ऑफ बिजनेस इफ यू डोंट हैव अ प्रॉस्पेक्ट। लीड बनाओ कैंपेन, लिस्ट बनाओ कैंपेन, लीड बढ़ाओ कैंपेन, लिस्ट बनाओ कैंपेन। एक कस्टमर बनाओ भाई, माल बेचने की कोशिश मत करो, बड़ी अच्छी लीड जनरेट करो। लीड जनरेशन इज द फाउंडेशन फॉर क्यूमुलेटिव कन्वर्जन। अगली स्ट्रैटेजी, फॉलो अप का भूत। जैसे भूत चिपक जाता है किसी को, मेहंदीपुर बालाजी हनुमान मंदिर गए हो, वहाँ प्रेतराज सरकार देखे, लोग ऐसे हिलते रहते हैं, गोल 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 गोल, हाँ भूत चिपक जाता है, लोगों सुना अपने बात। ऐसे फॉलो अप का भूत चिपका लो, ऐसा भूत चिपका लो, एक नियम बना लो, इतने फॉलो अप करूंगा।
अगर आपको सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना है, थॉटफुल होना पड़ेगा आपको कि कैसे आप फॉलोअप ज़्यादा करो। जितना फॉलोअप का इन्फॉर्मेशन इमीडिएट करोगे मीटिंग के बाद, उतनी बात बढ़ेगी। आपको ये मोस्ट क्रूशियल है, इसको भूलना नहीं है आपको, फॉलोअप का भूल। एजेंट्स हु डोंट फॉलो अप विद देयर कस्टमर्स आर लीविंग लॉट ऑफ मनी ऑन टेबल। ये समझ लो आप, अगर आपने फॉलोअप नहीं किए तो आप वहीं टेबल में पैसे पड़े थे, आप छोड़ के आ रहे हैं। बात बड़ी सरल है कि कस्टमर उसी के साथ रुकता है जो हमेशा अवेलेबल रहता है। अवेलेबल रहो अपने कस्टमर के साथ। जितना फॉलोअप बेसिकली कस्टमर सर्विस की तरह, टाइमली फॉलोअप का मतलब है टाइमली कन्वर्जन। इसलिए फॉलोअप का भूत चला दो अपने सर पे। मैंने भी देखा लाइफ में जितने अच्छे स्ट्रॉन्ग फॉलोअप्स करते हैं उतना ज़्यादा बात चलता है। थैंक यू ईमेल भेजो, बर्थडे एनिवर्सरी भेजो, कॉन्ग्रेचुलेशन भेजो, कॉन्डोलेंस, उसको वैल्यू क्रिएट करो हर फॉलोअप के अंदर। उससे पूछ भी लो कि कैसे चाहते हो आपके साथ कैसे फॉलोअप करूँ। इससे एक मीटिंग में और एफिशिएंसी आएगी। नो मैटर आपकी मीटिंग कितनी अच्छी रही हो, पर अगर आपने वहाँ पे क्लियर एक्शन प्लान नहीं बनाया, भाई मैं अगला स्टेप क्या है वो नहीं पूछा, तो आपका फॉलोअप बेकार है। आपका जो सेल्स क्वालिफाइड लीड है ना, याद रखिए पहले 24 घंटे तक उसमें पहुंच जाना चाहिए। सबसे बड़ी गलती लोग पता क्या करते हैं, एक कस्टमर के साथ बातचीत होकर आ गए, कस्टमर एकदम हॉट है, तब उसके साथ फॉलोअप नहीं किया और कस्टमर को माल चाहिए था। अब कस्टमर ने कॉम्पिटिशन को ढूंढना शुरू कर दिया, उसने मार्केट में चेक करने शुरू कर दिया, आपकी रेटिंग रिव्यू चेक करनी शुरू कर दी, मार्केट में वीडियोस देखने शुरू कर दिए, उसने दूसरों से भी बात करनी शुरू कर दी। भैया बात सिंपल है, तब तक फॉलोअप करो जब तक कोई डेफिनेट आंसर ना मिल जाए, येस और नो ना हो जाए। उसको छोड़ो मत जब तक कंप्लीट येस और नो ना हो जाए, फॉलोअप करते रहो। नॉट फॉलोइंग अप विद योर प्रॉस्पेक्ट इज सेम लाइक, अरे बाथटब है, बाथटब में आप पानी भरते जाओ, नीचे का ढक्कन खुला हुआ है, यानी कि नए कस्टमर से मिलते जा रहे हो और फॉलोअप नहीं कर रहे, सबका सब धंधा चला गया। कहते हैं आइदर यू फॉलो अप और यू फोल्ड अप। अगला है बैकवर्ड क्लोज अप्रोच। बैकवर्ड क्लोज अप्रोच का मतलब क्या, जाते ही माल ना बेचे, बैठ के थोड़ा बातचीत करें उनसे। सीधा आप माल बेचने की जगह कुछ ऐसे बात करें, आपको क्या लगता है इस तरह का वैल्यूएबल प्रोडक्ट मार्केट में कौन कौन लेंगे। थोड़ा उनसे सीधा रेफरेंस की तरह बात करें, बैक से चालू, फ्रंट से नहीं। ये लोग भी खरीद रहे हैं, इन्होंने भी बहुत खरीद लिया, इसने बहुत खरीद लिया, आपको क्या लगता है आपके सर्कल में किस किस को काम आएगा। बैकवर्ड अप्रोच, रेफरेंस। एक बात बताऊं, लोग रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस को बोलते हैं रेफरेंस से रफ्तार। कभी भी किसी को माल बेचना, रेफरेंस जरूर मांग लेना, भाई सबसे आसान तरीका एंट्री मारने का। बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, रेफरेंस नहीं मांगते, नहीं मांगते, नहीं मांगते, बोल रहा हूँ नहीं मांगते। अगर आप सामने वाले को आपका प्रोडक्ट या सोल्यूशन पसंद है, वो रेफरेंस देगा। रेफरेंस देना फेवर नहीं है, वो खुद उनको लगता है यार ये मुझको स्पेशल ट्रीटमेंट देगा अगर मैं इसको रेफरेंस दे दूंगा, और आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे, वो स्पेशल ट्रीटमेंट के चलते वो आपको रेफरेंसेस देगा। आप उसको किसी प्रकार का इंसेंटिव भी दे दो, इंसेंटिव मतलब कैश नहीं, कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट दे दो, कुछ एक्स्ट्रा आइसक्रीम खिलाओ। बात समझ रहे हैं, आइसक्रीम का मतलब आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में से कुछ एक्स्ट्रा दे दो। रेफरेंस से सबसे आसानी से सबसे बढ़िया पावरफुल मीटिंग होती है। सारी बातें एक तरफ, लोग उसी के साथ बिजनेस करते हैं जिस पर वो विश्वास करते हैं। रेफरेंस से विश्वास बढ़ता है। डू व्हाट यू डू सो वेल, इतने बढ़िया से करो कि वो अपने सारे दोस्तों को भी ले आए आपके पास। रेफरेंस से रफ्तार बहुत बढ़ती है। अगर आज मन चुराओगे तो आगे जाके जीवन में बहुत पछताओगे। एक बात बोलूं, इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, मेरे साथ लगे रहिए। दूसरी स्ट्रैटेजी सारी डिजिटल की ले रहा हूँ, ब्रिक एंड मॉर्टर टू ऑनलाइन। ये डिजिटल स्ट्रैटेजीज है, अपने ब्रिक एंड मॉर्टर, अपने बिल्डिंग मकान दुकान वाले बिजनेस को ऑनलाइन भी साथ साथ शिफ्ट करो। अपने कस्टमर्स को आप ऑर्डर ले सकते हो उनसे ऑनलाइन, बड़ा मुश्किल नहीं है। अब जमाना बदल चुका है, पॉसिबिलिटी एंडलेस हो चुकी है। लोग अपने घरों से कैंडल, हैंडबैग, पेपर बैग, ज्वेलरी, साबुन, क्या क्या ऑनलाइन बेच रहे हैं। ऑनलाइन वेबसाइट बनाना या उसका सेटिंग अप कॉस्ट ज़्यादा है ही नहीं है, बहुत लो सेटअप कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, फास्टर रीच है। अब ऑनलाइन जाने की तैयारी करो, 24/7 आपकी मार्केट चली रहती है। या तो आप दुकान सुबह 9 से रात 9 खोलते हो, लेकिन वहाँ पे आपकी दुकान 24 घंटे खुली रहती है ऑनलाइन में। रात को भी माल बिक रहा होता है, आप सो रहे हैं तो भी आप कमा रहे हैं। और इसमें क्विक पेमेंट का मॉडल तो बड़ा अच्छा है ही है। बायर के आप इंटरेस्ट को भी समझ जाते हो, बाहर को खरीदना क्या है। जो भी आप माल बनाते हो उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार है पहले से, चाहे अलीबाबा जाओ, बिग बास्केट सेल भाई, क्राफ्ट विला, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, लाइमरोड, होम शॉप, पेटीएम शॉप, क्लोज, ईबे, स्नैपडील, ये भी पेटीएम मॉल, नाप तोल, ये में मिंत्रा, इतना तेज हो तो हमें मिलेंगे नहीं लोग आपको इतना तेज मिलते वाले। अगली स्ट्रैटेजी है सोशल मीडिया इज नो मोर सोशल, इट इज कमर्शियल। सोशल मीडिया अब सोशल नहीं रह गया, कमर्शियल हो गया है। लिंक्डइन की पोस्ट मनु जैन, शाओमी की, उनकी इतनी तेज क्यों ग्रो करती है, क्योंकि वो लोगों के साथ में पर्सनल इंटरेक्शन की तरह बिहेव करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पर्सनल इंटरेक्ट कर रहे हो। सोशल मीडिया से पैसा कमाना, यही से उन्होंने ग्रोथ करी थी शाओमी ने, और सोशल मीडिया से आगे चल के आज कहाँ पहुँच गए। बाबा रामदेव की वीडियो वायरल क्यों होते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इफ द डॉग डजंट लाइक योर डॉग फूड, तो नो मैटर हाउ गुड द फूड इज, इट इज वेस्ट। बात बड़ी सिंपल है, पैकेजिंग से कोई मतलब नहीं है। सामने वाले को आपकी बात पसंद आनी चाहिए, आपका कंटेंट अपने आप वायरल हो जाएगा, सोशल मीडिया अपने आप कमर्शियल हो जाएगा आपके लिए।
किसी को इस बात से मतलब नहीं आपने कितनी बार ऐड बनाई, लोगों को इस बात से मतलब है कि आपकी ऐड का दिमाग में असर कितना आया। क्या आपको मालूम है मेरा चैनल वायरल क्यों हुआ, या एंटरप्रेन्योरशिप के मामले के अंदर वर्ल्ड में नंबर 1 क्यों हुआ? क्योंकि मैं कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम ढूंढता हूँ, एक क्लियर सेंट्रल मैसेज देता हूँ। इस बार सेल्स की बात कर रहा हूँ तो खाली सेल्स की बात करूँगा। एनिमेशन हम ऐसे देते हैं जो कोई भी नहीं देता है, कोई एनिमेशन नहीं खर्च करता इतना पैसा कोई भी वीडियो पे, कोई और ट्रेलर एनिमेशन पर बहुत महंगे बता रहे हैं। हिंदी में बात करता हूँ तो किसी ने इतने बड़े चैनल हिंदी में नहीं बनाए। आज हार्वर्ड हमारे पे केस स्टडी लिख रहा है, हम लोग का टाइम बचाते हैं कंटेंट स्ट्रैटेजी। वैसे हमने भी किया थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमें क्या आपको दूध के ऊपर मलाई डाल के वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते थे। अगला क्या है, मेरी मेमोरी अच्छी होने के कारण मैं कोशिश करता हूँ कम से कम जर्क्स रहे मेरे वीडियोस में, कंटिन्यूस फ्लो में चलते हैं। आपने देखा है बहुत स्पीड पे चलते हैं और क्वालिटी कंटेंट देते हैं, कोई गैस नहीं देते। जैसे आज भी शॉर्ट स्ट्रैटेजी बहुत जबरदस्त क्वालिटी कंटेंट है, एंड तक आपको मजा आएगा। कंटेंट मार्केटिंग जो है ना, ये कोई नंबर गेम नहीं रह गया, ये रेलेवेंस का गेम है। फेसबुक, अगर आप लाइक माइंडेड लोग चाहते हैं तो फेसबुक का पेज बनाइए। इंस्टाग्राम 14 से 28 साल की उम्र के लोगों में इंस्टाग्राम बहुत फेमस हो चुका है। लिंक्डइन, अगर आप प्रोफेशनल बिजनेस ओनर्स या कॉलेज फ्रेशर्स में फोकस करना चाहते हैं, लिंक्डइन अब केवल ऑनलाइन रिज्यूमे नहीं है, लोगों की डिजिटल रेपुटेशन होती है। यूट्यूब चैनल तो देख ही सकते हैं आप, सबके सब लोग स्मार्टफोन से यूट्यूब पर मूव कर ही रहे हैं। सोशल मीडिया रिप्लेसेस नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्स विद एवरीथिंग। जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें सोशल मीडिया को काम आएगा ही आएगा। एक बात याद रखना कि बाहर अगर आपने कस्टमर को दुखी किया तो केवल 5 लोगों को बताएगा, पर अगर आपने सोशल साइट्स में दुखी किया तो 5000 लोगों को बता देगा। अगली स्ट्रैटेजी है लैंडिंग पेज इज लैंडमार्क। लैंडिंग पेज इज लैंडमार्क का मतलब क्या है कि लैंडिंग पेज पे अपने सोशल मीडिया से ट्रैफिक को लेके आओ। आपने ब्रिक एंड मॉर्टर से ऑनलाइन कर लिया, ऑनलाइन के बाद आपने सोशल मीडिया से ट्रैफिक लिया, सोशल मीडिया को लैंडिंग पेज पे लेके आओ। लैंडिंग पेज आपका अच्छा होना चाहिए हमेशा, वहाँ पर ट्रैफिक आएगा, वहीं से कन्वर्जन होगा। कैची हेडलाइन डालो, बढ़िया सब टाइटल डालो, हाई क्वालिटी पिक्चर्स इमेजेस डालो, कॉल टू एक्शन वहाँ बड़े क्लियर लिखो, ऐसे बटन फॉर्म्स कॉन्ट्रास्ट कलर का कॉल टू एक्शन दे दो भाई, क्लिक नाउ हियर ना, मतलब जो भी है उनका, ताकि वो फॉर्म वगैरह भरे आपका। और रिलेशनशिप अपने सब्सक्राइबर्स के साथ वहाँ पे और बनाओ, उनको एजुकेट करो अपने लैंडिंग पेज पे, उनके साथ में उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने लैंडिंग पेज से ले लो, उनको रीमार्केट रीटारगेट करो। एडवर्टीजमेंट ना करना इस समय वर्चुअल सुसाइडल है, आपको लैंडिंग पेज पे लोगों को लेके आना चाहिए। आपका ब्रांड जो भी बोल रहा है, जो भी क्या बोल रहा है, आपका ब्रांड तो बेसिकली वो है जब लोग आपके पीछे से आपके बारे में जो बोल रहे हैं। सो मार्केटिंग के सारे मॉडल्स बेकार है अगर आपने प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं हुआ। लैंडिंग पेज पे ही कन्वर्जन होता है। लैंडिंग पेज जबरदस्त बनाइए और मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बनाइए अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए। अगली स्ट्रैटेजी आरओआई विद फ्री टूल्स। बहुत सारे फ्री टूल्स भी आते हैं। आप लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक लेकर के आ गए, आप उनके साथ एंगेजमेंट कैसे करेंगे? जैसे इंस्टा पेज है, ये जबरदस्त एक फ्री टूल है। हमने अपने सारे पेड कोर्सेज में बहुत सारे टूल्स दिए, उनको यूज़ कैसे करना पूरा सिखाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री टेम्पलेट मिलेंगे, ऐसे लैंडिंग पेज मिलते हैं जिनसे आप कन्वर्जन कर सकते हो। कन्वर्ट किट भी एक बड़ा अच्छा है जो डायरेक्टली कनेक्ट करता है वेबसाइट से और इसमें ईमेल को वेबसाइट के साथ कन्वर्ट कर देता है। ईमेल के जो डेटाबेस होता है, इसे ईमेल ऑटोमेशन का मॉडल बोलते हैं। ईमेल ऑटोमेट होगी, सीधा वेबसाइट पर ट्रैफिक आपके आना शुरू हो जाएगा। गूगल कीवर्ड प्लानर भी आप ले सकते हो, ये भी फ्री है। बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको मदद करता है। कॉपीराइटेड फ्री इमेजेस के और टेम्पलेट्स के लिए भी कैनवा बड़ा अच्छा मॉडल है। आजकल कैनवा क्या करता है, बेसिकली आपको इमेज और टेम्पलेट सोशल मीडिया के लिए फ्री में देता है बनाने के लिए। आप वीडियो के थंबनेल्स बना सकते हो, स्लाइड की प्रेजेंटेशन बना सकते हो। कैनवा बहुत ज़बरदस्त है, हमने भी यूज़ करना शुरू किया। कॉर्पोरेट ईमेल आईडी सीजिए अपनी, सीधा ऐसे ही जीमेल की आईडी मत लो, कॉर्पोरेट आईडी अपनी बनाई है। और जैसे कंटेंट कैल भी है, इससे आपकी सोशल मीडिया की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। आपकी पोस्ट को रिजेक्ट करना है कि अप्रूव करना है, दूसरे लोगों के सोशल मीडिया परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाता है। सो गुड कंटेंट इज नॉट अबाउट गुड स्टोरी टेलिंग, इट इज अबाउट टेलिंग अ ट्रू स्टोरी वेल। आप अच्छे टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छी स्टोरी बताइए और फिर अपने ब्रांड को वायरल करिए। ब्रांड वायरल कैसे जाते हैं? ब्रांड वायरल जाने के लिए बेसिकली 6 कारण होते हैं। जैसे मैंने एक तो बताया ही आपको कि कम्युनिटी के साथ पार्टनरशिप करो। दूसरा, आप बड़े एक्सट्रीम इमोशन की पोजिशनिंग करो। तीसरा, कस्टमर को कुछ अचानक डिलाइटफुल सरप्राइज दो, कस्टमर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, अरे वाह, कुछ ऐसा फील करे। चौथा है, जो भी कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है उस ट्रेंडिंग के साथ मिलता जुलता कर दो, जिससे रब ऑफ इफेक्ट आ जाए। जैसे अगर आजकल बात चल रही है कोरोना की, तो कोरोना पे वीडियो डालो तो इस समय एकदम वायरल हो जाता है। जो भी बातचीत आजकल समाज के अंदर चल रही है, अगर आजकल नेपाल और भारत के झगड़ों पे चल रही है बातचीत, अगर उसमें मैं वीडियो बना दूँ तो वो नेपाल में भी और भारत में भी बहुत लोग देखेंगे, नेपाल में तो जरूर देखेंगे। कुछ ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दे दो, अनयूजुअल इन्फॉर्मेशन दे दो, उससे भी ब्रांड वायरल होता है। और वायरल होने का एक और कारण, जो आदमी शेयर करेगा आपका कंटेंट, उसको शेयर करने से उसकी इज्जत बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? अगर उसको शेयर करने से उसकी इज्जत बढ़ रही है तो बहुत बात बन जाएगी। एक बात बोलूँ आपको, नेचर कॉल को बोलो। अगर हो सकता है आपको जाने की इच्छा आ रही हो, उसको बोलो थोड़ा इंतजार करो, हाँ, क्योंकि सब कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, अभी हम नहीं हो सकते हैं।
के साथ मेरा पहला सेशन खत्म हुआ और मैं मूव कर रहा हूँ अगले सेशन पे, और अगला सेशन हम बात करेंगे डिजिटल सेल्स, जिसमें मैं सारे पॉइंट्स ऑफ डिजिटल सेल्स के बताने वाला हूँ। उसके बाद कन्वर्जन भी आएगा, क्लोजिंग भी आएगा, स्ट्रैटेजीज भी आएगा, किस प्रकार लोगों से बात करनी है, कैसे सेल्स को बढ़ानी है। ये 100 मिनट्स और स्ट्रैटेजी दोबारा नहीं मिलेंगी, सो कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, बना रहिए मेरे साथ, एकदम गेम चेंज कर देंगे सारी डिजिटल सेल्स के अंदर भी। वापस स्वागत है आपका। डिजिटल स्ट्रैटेजी के बाद अब लेंगे हम डिजिटल सेल्स, और स्ट्रैटेजी नंबर 5 है ट्रैक कंपटीशन ऑनलाइन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आपके कॉम्पिटिटर आजकल खाली ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन बहुत कुछ करते हैं। आप इसमें गूगल अलर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफिक कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, वो कौन सी इंडस्ट्री से है, आपकी इंडस्ट्री में क्या करता है, वो इस समय वो कौन से टर्म्स को ऑनलाइन मेंशन कर रहा है। आप जितने मर्जी गूगल अलर्ट पे अलर्ट डाल सकते हैं, गूगल अलर्ट आपको अलर्ट देगा, और अलर्ट डालने से पहले आप कंसीडरेशन रखिए। जैसे आपका नाम कोई इस्तेमाल कर रहा है, आपकी कंपनी का नाम इस्तेमाल कर रहा है, आपके बिजनेस एड्रेस का, आपके यूआरएल का, आपकी टैग लाइन, ब्रांड प्रोडक्ट नेम, या फिर कॉम्पिटिटर का नाम कोई डाल रहा है, कॉम्पिटिटर खुद अपना नाम डाल रहा है, या उसकी कंपनीज के नाम डाल रहा है जिन कंपनीज को आप फोकस करने जा रहे हैं, या कॉम्पिटिटर अपनी टैग लाइन डाल रहा है, अपने प्रोडक्ट नेम डाल रहा है। इसके अलावा स्प्राउट सोशल का इस्तेमाल, स्प्राउट सोशल आपको मदद करेगा आपके कॉम्पिटिटर की सोशल मीडिया परफॉर्मेंस को जाने। ये सारे बड़े जबरदस्त टूल हैं, जरूरी है। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और उसमें सारे नंबर और डेटा एनालिटिक्स मिल जाएगा। बस बड़ा काम क्या है, ये आपको कंटेंट में मदद करेगा कि इंडस्ट्री में क्या कंटेंट इस समय चल रहा है, कौन सा हॉट टॉपिक है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं लिखने से पहले। इसके अलावा एसईओ ब्रश, ये तो कमाल का टूल है। इसमें आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से, मतलब उस दृष्टिकोण से एसईओ, पीपीसी, कीवर्ड रिसर्च, कॉम्पिटिशन का एनालिसिस, उसका सोशल मीडिया पीआर कंटेंट। और इसके अलावा ये इसमें 30 टूल्स हैं, इसमें 3.7 बिलियन कीवर्ड को ये एक समय में 4 ट्रिलियन बैकलिंक के साथ में ट्रैक कर सकता है। एसईओ ऑडिट, पोजीशनिंग, ट्रैकिंग, उनकी कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस क्या है। अब आप देखिए कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने में आपको एक कॉम्पिटिशन के बेस्ट कीवर्ड्स के बारे में समझना, वो किन कीवर्ड्स पे जा रहा है, वो उसके आपके नए ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर कौन आ रहे हैं वो भी जानने जरूरी है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी और बजट कितना पैसा खर्च कर रहा है सब पता लग जाता है। इमेजिन करो अगर ये सब चीज़ें आपको उसके कीवर्ड, उसके डिस्प्ले ऐड, उसके बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोडक्ट, उसके बेस्ट कॉम्पिटिशन सब मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। जीते की चाल, जीत की नज़र और कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी पर संदेह नहीं है, क्योंकि ये कभी भी आपकी जीत को हार नहीं बना सकते। अगला स्ट्रैटेजी 26 नंबर, सोशल मीडिया KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। वो कौन से इंडिकेटर है जिसको आपको ट्रैक करना चाहिए। जैसे आपके सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्स रेट कैसा है, अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तब रिस्पॉन्स रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका कस्टमर कुछ लिखता है, आप कितनी देर में रिस्पॉन्ड करें, कितनी देर में आप रिएक्ट करें, उसको इम्प्रूव करिए, उसके रिएक्शन टाइम को कम करिए, जल्दी रिस्पॉन्ड करिए। पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव मेंशन रेशियो कितना है, आउट ऑफ ऑल सोशल मीडिया मेंशन जब भी आपके बारे में कोई लिख रहा है, कितना परसेंटेज लोग नेगेटिव लिख रहे हैं, कितना परसेंट लोग पॉजिटिव लिख रहे हैं, इसको ट्रैक करना शुरू करिए। चर्न रेट देख सकते हैं, कितना कस्टमर आपको छोड़ के जा रहा है, क्या आपकी टीम सक्सेसफुल है, आपके फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर को ढूंढ रहे हैं, उसे चर्न रेट भी पता चलता है आपको। देखिए बड़ा बिजनेस फेसबुक पे भी हम ये 4 चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स ट्रैक करते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी गई, टोटल रीच कितनी आई, नंबर ऑफ रीच कितनी जनरेट हुई, और उससे कन्वर्जन कितना निकल के आया। आज फेसबुक पे हमारे मेरे ख्याल है और कुछ नहीं तो 38 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं, और 40 करोड़ पर मंथ का व्यूज है हमारा फेसबुक। ये सब चीज़ें हम ट्रैक करते हैं। सोशल मीडिया केवल टेक्नोलॉजी नहीं है, एक कॉन्वर्सेशन है, आप हैं या नहीं हैं, और ये कॉन्वर्सेशन चल रही है। सोशल मीडिया इज अबाउट सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, नॉट टेक्नोलॉजी। एक बात समझ लें, सक्सेसफुल सोशल मीडिया मार्केटिंग कभी भी इंप्रेशंस पे बिल्ड नहीं होती है, ये रिलेशंस पे बिल्ड होती है। मेरी अगली स्ट्रैटेजी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ORM। बढ़ती ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स को बनाए रखने के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है ये। एवरीवन लिव ऑनलाइन इंक्लूडिंग योर ओन ब्रांड। आप भी ऑनलाइन जिंदा है, आपका ब्रांड भी ऑनलाइन जिंदा है। ऑनलाइन बहुत जल्दी फैलता है, पोटेंशियल बायर पहले आपके बारे में ऑनलाइन जाके इन्फॉर्मेशन चेक करता है, फिर माल खरीदता है। मिस इन्फॉर्मेशन और नेगेटिव रिव्यू बहुत डेंजरस साबित होते हैं इसमें, और एक ब्रांड की नेगेटिव इमेज के बाद कुछ भी माल बेचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए या तो आप अपनी टीम से कराइए या इसको आउटसोर्स कर दीजिए। ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन कैसी है। तो देखिए अगर कोई तकलीफ आती भी है तो अपने कस्टमर को जो आपके बारे में ऑनलाइन गलत दिख रहा है उसको बोलो भाई ऑफलाइन आके बात कर लेते हैं, उसको डायरेक्ट मैसेज करिए, उसे रिजॉल्व करिए। कोलैबोरेट कर सकते हो आप कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ जो आपके बारे में अच्छा कंटेंट डालते हैं, क्योंकि आपकी रेपुटेशन बढ़ती है। वैसे अपने प्रॉमिस को जरूर मेंटेन करिए, जो भी आप प्रॉमिस कस्टमर को करते हैं, अपनी प्रोग्रेस को
प्रमोट करिए सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स और पॉजिटिव कंटेंट को, आर्टिकल्स डालिए अलग अलग, या फिर अपने जो कंज्यूमर है वो चीज़ यूजर जनरेटेड कंटेंट अपने कस्टमर को ही बोलिए, वही अपने बारे में रिव्यू करे, उससे बहुत कुछ कर जाएगा तो मजा आएगा। इट इज डिफिकल्ट टू मेक रेपुटेशन बट इट इज मोर डिफिकल्ट टू मेंटेन रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन वो नहीं है जो आप बोलते हैं, आपकी रेपुटेशन वो है जो गूगल बोलता है। 20 साल लगते हैं रेपुटेशन बनाने में और 5 मिनट लगते हैं खत्म करने में। अगली स्ट्रैटेजी ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ईमेल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में मदद करते हैं। आप अपने इंटरेस्टेड कस्टमर को अपने पेज पर बना सकते हो। पर्सनलाइज्ड ईमेल अगर लिखना चाहिए नाम के साथ, डियर विवेक मिश्रा, डियर संजय कथुरिया, नाम के साथ लिखोगे कन्वर्जन ज़्यादा होता है। ट्रैक करो कि कितने कस्टमर ने ईमेल को ओपन किया है। सब्जेक्ट लाइन को क्रिएटिव रखो, सीधा पेन पॉइंट पे हिट करो, इग्नोर मत करो इनविजिबल कस्टमर को, वो वापस विजिबल हो सकते हैं, आपके साथ काम कर सकते हैं। सी उनको आपका प्रोडक्ट खरीदना है पर लेकिन उनको आपके बारे में जानकारी नहीं है। सो अगर आप कन्वर्ट कर सके इनविजिबल को लॉयल कस्टमर में तो आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मिल जाए फिर तो रीमार्केट आप कर ही सकते हैं। देखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यू कांट सेल एनीथिंग इफ यू कांट टेल एनीथिंग। ईमेल एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है अपने बारे में बताने के लिए। कंटेंट अब किंग नहीं है, कंटेंट किंग नहीं है, कंटेंट अब किंगडम है, वो साम्राज्य है, राजा नहीं है। 29वीं स्ट्रैटेजी ईमेल फनलिंग। ईमेल मार्केटिंग तो शुरू कर दी, ईमेल फनलिंग एक अलग ही चीज है। अगर ये समझ नहीं आया तो आपको ईमेल मार्केटिंग पिछली वाली स्ट्रैटेजी बेकार हो जाएगी। फनलिंग बिल्कुल अलग चीज है। फनलिंग क्या है? बेसिकली ये आपको ट्रैक करने में मदद करेगा। आप जो है ईमेल भेजते स्टेप 1, उसके बाद चेक करिए कितने लोगों ने ईमेल रिसीव किया स्टेप 2, उसके बाद चेक करिए जितनों ने रिसीव किया उसमें से कितनों ने खोला स्टेप 3, उसके बाद जितनों ने खोला उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया लैंडिंग पेज पे गए स्टेप 4, जो लोग गए वहां उनमें से कितने लोगों ने कन्वर्जन किया स्टेप 5। तो ये 5 स्टेप्स हैं। ईमेल भेजा, ईमेल रिसीव हुआ, ईमेल खुला, लैंडिंग पेज पैसा दिया। ये 5 स्टेप पे कौन सा कस्टमर किस स्टेप पे है उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी, उसके हिसाब से उसको कंटेंट भेजा जा सकता है। आपसे नहीं हो रहा किसी एजेंसी को ले सकते हो, पर ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है, बहुत सस्ता है। इसमें पता चल जाएगा कौन सी ईमेल डिलीवरी नहीं हो रही, आपको अनसब्सक्राइब लिस्ट पता चल जाएगा, कितने लोग आपको छोड़ के चले गए, सब्सक्राइब से अनसब्सक्राइब कर दिया है। अच्छी बात है, कुछ लोग अनसब्सक्राइब कर दे, मेहनत कम लगेगी, सही आदमी पे मेहनत लगेगी। लैंडिंग पेज पे कितने लोग गए पता लग जाएगा और कन्वर्जन कितना हो रहा है। देखिए एक बात है कि कंज्यूमर ओरिएंटेड कंटेंट लिखेंगे तो रिजल्ट आएगा आपको। कस्टमर को जो चाहिए वही लिखना है। प्राइवेट इंस्ट्रक्शनल वीडियो दीजिए उनको जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, उससे बड़ा ट्रैफिक भी मिलेगा आपको। और कस्टमर के टेस्टिमोनियल रिव्यूज को भी वहां शेयर करिए, कॉल टू एक्शन जरूर दीजिएगा। तीसरी, फ्लिप योर मार्केटिंग। आउटबाउंड मत करो। इसका मतलब क्या है? बी फाउंड, डोंट फाइंड, बी फाउंड। ऐसा कुछ करो कस्टमर आपके पास आए, वो खुद ढूंढते हुए आए। आप कस्टमर के पास जाते हो, मेहनत कम लगती है। कस्टमर आपके पास आता है, मेहनत कम लगती है, आप जाओगे तो मेहनत ज्यादा लगेगी। समझ आता हूँ। 90% पैसा स्पेंड करिए इनबाउंड पे, केवल 10% करिए आउटबाउंड पे। आउटबाउंड कौन से हैं? ट्रेडिशनल मेथड है सारे। जैसे आप सेमिनार करते थे, ट्रेड शो करते थे, कोल्ड कॉलिंग, टेली मार्केटिंग, ईमेल भेजना लोगों को। ईमेल भेजने में भी ईमेल ब्लास्ट के अंदर अगर अपनी लिस्ट को भेजोगे तो वी फाउंड है, वो ठीक है, लेकिन जनरली भेजोगे तो उसको आउटबाउंड बोलेंगे। डोर टू डोर जाना, आरओआई नहीं आता फिर इससे। इसको बोलते हैं जैसे खेत में सुई ढूंढना। खेत में सुई ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। इनबाउंड क्या है? इनबाउंड बेसिकली गेट फाउंड। लोग आपको ढूंढते हुए आ रहे हैं, खुद ही आ रहे हैं। ये आपके अच्छे कंटेंट, आपकी ब्लॉगिंग, आपके सोशल मीडिया के एरिया से होगा। इनबाउंड मार्केटिंग का फायदा क्या है? बेसिकली 3 फायदे हैं। आपके कस्टमर को मिलेगा एग्जैक्टली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। दूसरा फायदा उनके प्राइस पॉइंट पे। तीसरा फायदा जब उनको जरूरत है, यानी कि उनको जो चाहिए, जिस पैसे पे चाहिए, जिस रेट पे चाहिए और उनको जब चाहिए। ये इनबाउंड का असली फायदा है। क्योंकि अगर आउटबाउंड करोगे, होर्डिंग करोगे तो हो सकता है आप वो बेच रहे हो जो उनको नहीं चाहिए, हो सकता है आप उस रेट पे बेच रहे हो जो उनको नहीं चाहिए, हो सकता है आप तब बेच रहे हो जब उनको नहीं चाहिए। लेकिन इनबाउंड का मतलब क्या है? वो अपने आप ढूंढते हुए आ जाएगा, उसको आपके पास वो मिल रहा है उसी रेट पे जिस समय पे उसको चाहिए। यहाँ से जो आपने ध्यान हटाया तो नुकसान हो जाएगा आपका। रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, मैं आपके साथ जा रहा हूँ। मेरा अगला सेक्शन है सेल्स क्लोजिंग टेक्निक। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे एक्साइटिंग, जिसके चक्कर में लोग सुनना चाहते थे, बात करना चाहते थे। नंबर कंडीशनल नेगोशिएशन। कंडीशनल नेगोशिएशन क्या होता है? कोई कंडीशन रख के नेगोशिएशन। छुई तो नहीं है इसको। नेगोशिएशन भी कहते हैं। अचानक छोड़ के एक कंडीशन रख के पूरा आदमी बता ये कंडीशन है, हाँ या ना। कंडीशन रख करके बात करना। पुराने समय में राजा महाराजा भी तलवार रख के कंडीशन करते थे। आप तलवार मत रखिए, एक्सप्लॉइट मत करिए सामने वाले को, विन विन कंडीशन क्रिएट करिए, वो भी जीते आप भी जीते। इसको एक और अप्रोच बोलते हैं इफ आई, अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या तुम ऐसा करोगे? इफ आई विल यू, अगर मैं तो क्या तुम। ये एक बड़ी
अच्छी अप्रोच है जिसमें आप एडिशनल डिस्काउंट दे दो सामने वाले को जो अभी ऑफर में नहीं, और उसको बोलो कि अगर तू अभी डील क्लोज कर ले तो मैं तुझे जो चीज अभी 10,000 रुपए की मिल रही तो उसको 8,000 रुपए दूंगा अभी दूंगा। और ये मार्केट प्राइस से सबको पता है कि मैं 2,000 रुपए सस्ती दे रहा हूँ। इससे प्रॉस्पेक्ट को सामने वाले को लगता है अरे यार अरे मैं तो इस पे कम करा दिया, अरे मैं तो छा गया। इसमें कंडीशंस रखते हैं, एक एक कंडीशन रख दी आपने, कुछ कंडीशंस को प्लान करिए कि कंडीशन वो होनी चाहिए कि सामने वाले का दर पकड़ में आ जाए, उसकी वो कमजोर नस पकड़ में आ जाए, जिस कंडीशन के चलते वो डिसीजन ले ले, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा हो तो उसका अल्टीमेटली फायदा ही होगा। आई कमिट टू डिलीवर एक्स्ट्रा इफ यू बाय नाउ। ठीक है, कंडीशंस है। देखिए एक बात है, अगर आप नेगोशिएशन जीतना चाहते हैं तो उसका एक ही रूल है, यू शुड बी विलिंग टू वॉक अवे। अगर आप किसी कंडीशन में जीतना चाहते हैं तो सामने वाले के मन में डर डाल दो भाई मैं छोड़ के चला जाऊंगा, एंड द बेस्ट वे टू शो दैट यू आर विलिंग टू वॉक अवे इज बाय वॉकिंग अवे। कई बार तो चले भी जाओ, सामने वाला डर करके अपने आप आपको बुला लेगा। 32 स्ट्रैटेजी रैपो बिल्डिंग, रिश्ता कैसे बनाएंगे सबको काम आने वाला। रैपो बिल्डिंग बड़ा कमाल का चीज है। रैपो बिल्डिंग में कई मॉडल आते हैं, ये एनएलपी में सिखाया जाता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। पेसिंग, रीडिंग। पेसिंग मतलब उसके साथ पेस करो, वो जो बोल रहा है वो बात उसके साथ पेश करोगे, धीरे 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 वो आपके साथ चलेगा, आपके साथ भागेगा, आपके साथ चलेगा, आपके साथ भागेगा। एक जैसी बातें करेंगे, एक जैसे विचार होंगे, एक जैसा व्यवहार होगा। एक है चेहरे का एक्सप्रेशन, तो क्या बोलते हैं, मिररिंग, मैचिंग। कम ऑन, एक बार मत बुलाइए कि बोलो मिररिंग, मैचिंग, कि आप चेहरे के हाव भाव को मिरर और मैच करो। वो कैसे, वो मुस्कुराना क्यों, आप मुस्कुराइए, उसका आउटफिट वो थोड़ा डिस्टर्ब है, थोड़ा डिस्टर्ब, मिरर और मैच करिए, इससे आपको बिल्डिंग होती है। हाँ, आप चीटिंग नहीं कर सकते, फेक नहीं कर सकते, फिल्मों में बता सकते कि अगला है पैरेटिंग पैराफ्रेज, तोते की तरह आप उसकी बात को रिपीट करिए या पैराफ्रेज करके अपने शब्दों में बात को रिपीट करिए। जब आप किसी की बात को रिपीट करते हैं तो कहता है मैं बहुत परेशान हूँ, आप भी बोलते हैं आप भी परेशान, अरे मैं इतना दुखी हो गया हूँ, कोई भी दुखी होता है। जब उसकी बातों को रिपीट करेंगे उसको लगता है कि ये सच्ची बात है, विश्वास करता है। लेकिन ध्यान से बात करो, वो बोलता है मेरा दिमाग खराब हो गया, तो आप भी बोलते हैं हाँ तेरा दिमाग खराब हो गया, ऐसे ही रिपीट करते हैं, बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, मारना पड़ता है आपको। रिपीट करने वक्त ध्यान रखिएगा सामने वाले को इन्फॉर्म नहीं करें, उसको थोड़ा इन्वॉल्व करें, अच्छे कॉम्प्लीमेंट दें। ऑब्वियसली फ्लैटरिंग कॉम्प्लीमेंट आते हैं, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट हर एक को अच्छा लगता है, ये करना कॉम्प्लीमेंट। डोंट सेलिब्रेट क्लोजिंग अ सेल, सेलिब्रेट ओपनिंग अ रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप का मामला है, सेल इज नथिंग बट नर्चरिंग रिलेशनशिप। क्रिएटिव स्ट्रैटेजी, इनसाइट एंड डिस्कवरी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछो सामने वाले को इनसाइट जनरेट होनी शुरू हो जाए। जैसे स्पिन मॉडल बड़ा काम का है। स्पिन मॉडल, सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन और नीड। क्या मतलब है, सामने वाले की सिचुएशन क्या चल रही है इसके बारे में पूछो, और क्या चल रहा है आजकल, कैसा चल रहा है, इसे करने में क्या तकलीफ आ रही है, उसकी प्रॉब्लम। जैसे ही प्रॉब्लम आपको बता दे तो प्रॉब्लम का इम्प्लीकेशन नहीं, नुकसान कितने रुपए का हो रहा है, कितने रुपए का, 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, उससे 5 लाख रुपए का नुकसान, तो उसको आपकी सिचुएशन से बताती है, इस प्रॉब्लम से बताती है, प्रॉब्लम का नुकसान इम्प्लीकेशन से बताती है। एक और मॉडल बोलते हैं एआरसी का मॉडल का मतलब क्या है, आज रेकमेंड टूल्स। पहले उससे पूछो उसकी क्या प्रॉब्लम चल रही, क्या समस्या चल रही, बाद में अपना प्रोडक्ट रेकमेंड करो और उसके बाद उसका मतलब सेल करो। इसमें एक पास फ्रेमवर्क दिया हुआ है। पास फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, प्रॉब्लम, एजिटेशन एंड सॉल्यूशन। प्रॉब्लम, एजिटेशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, पहले उसकी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से कितना बड़ा एजिटेशन होने वाला है, उस प्रॉब्लम से उसको रिमाइंड कराओ कितना बड़ा नेगेटिव इम्प्लीकेशन होगा, उस प्रॉब्लम से कितना बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा, उसको एजिटेशन क्रिएट कर दो और फिर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये बड़े अच्छे सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपने उसकी प्रॉब्लम पूछी, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, 3 प्रश्नों के उत्तर। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, इसको बोलते हैं पास्ट फ्रेमवर्क। प्रॉब्लम समझी, उसको एजिटेट किया, प्रॉब्लम होने वाली समस्या बहुत बढ़िया होगा, फिर अपना सॉल्यूशन। दैट इज द ग्रो मॉडल। वो ग्रो मॉडल का मतलब क्या है, सामने वाले की गोल को समझो, उसका गोल क्या है। अब रियलिटी, अभी वो कहाँ खड़ा है, अरे जानो एक किलोमीटर तो यहीं पे हो, 1 किलोमीटर कितना क्या है, बहुत पीछे रह गई। अब क्या क्या ऑप्शन है, सारी ऑप्शन की डिस्कस कर ली, कोई खरीद सकती है, कोई खरीद सकती है। आप अपना प्रोडक्ट दिखा दो। एक कॉमन चीज आप नोटिस करिए, अभी कोर्स चल रहा है, रिकॉर्डिंग में लगाया ऐसे ये मॉडल ग्रुप बात बात करेंगे ग्रुप तो अप्रोच क्या है, परेशान मतलब करंट रियलिटी, अभी वो किस तकलीफ में, फिर क्या है आउटकम एक्सपेक्टेड, वो जहाँ कहाँ चाहता है, इस तकलीफ को पार करके वो किधर पहुँचना चाहता है, इसको विजुलाइज कराओ, महसूस कर सकता है, अरे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, अरे मैं पहुँच जाऊँगा, देखना कि गाड़ियों के बारे में बोलता हूँ, कोई खरीदा तो वो ये करेगा मेरे साथ। तो ऐसे ही जब वो समझ जाएगा भाई मुझे कितना पहुँचना है,
जिद्दी हो गया, जिद्दी आदमी क्या है, फाइनली आपने उसको एक्शन प्लान इससे आपका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा या जो आउटकम अचीवमेंट है वो अचीव हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंसल्टेटिव सोल्यूशन ओरिएंटेड। आपने प्रोडक्ट नहीं बेचा, उसको आउटकम बेचा, पर पहले आपको कंसल्ट नंबर वन कारण। एक बात समझ लीजिए, अगर आप सड़क पे घूम रहे हो और आपको कोई एप्पल का आईफोन लेटेस्ट मॉडल 1 लाख रुपए का आकर बोलता है, भैया मैंने 1 लाख का फोन लिया था, बहुत परेशान हूं। अरे मेरा पैसा नहीं है मेरे पास, मेरा पर्स चोरी हो गया, मैं अपना मोबाइल देना चाहता हूँ, गाँव वापस जाना है, ये ले लो मेरा मोबाइल 1 लाख रुपए का, मैं आपको 30,000 रुपए दे रहा हूँ, देखो बिल भी है, डब्बा भी है, चार्जर भी है। आपने बिल भी देख लिया, डब्बा भी देख लिया, चार्जर भी देख लिया, क्या आप 1 लाख का फोन सड़क पर रेड लाइट में ट्रैफिक लाइट में पैसे 20,000 रुपये खरीद लो? तो भैया खरीद लो। कैमरा मैन आप बताओ खरीद लोगे क्या? नहीं खरीद, तो कोई नहीं खरीदता है क्योंकि आपको उस पर विश्वास नहीं। और अगर वही मैं किसी दिन तकलीफ में आ जाऊँ भगवान और मैं आपको बोलूँ क्या मेरा फोन खरीद लो, मैंने 1 लाख रुपए का लिया था, आप मुझे 50,000 रुपये हो सकता है मैं 1 लाख रुपये आप विश्वास करते ज़्यादा अपना फोन रिकॉर्ड आपको देता है 1 बार हो सकता है और समझ विश्वास करते करते उनके साथ ट्रस्ट से स्पीड बढ़ता है, ट्रस्ट एंड स्पीड आर डायरेक्टली लिंक्ड। जितना विश्वास उतनी तेज गति से होता है, इशारे इशारे में सेल होता है। एक बात बताएं, बट ट्रस्ट बढ़ाना वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रस्ट बढ़ाने में 3 चीज़ें हैं, या तो व्यक्ति पर्सन पर ट्रस्ट करता है, या कंपनी पर ट्रस्ट करता है, या प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करता है। आप देखो आपको किसको बढ़ाना है, क्या आपको पर्सन पर ट्रस्ट बढ़ाना है, प्रोडक्ट पर बढ़ाना है, कंपनी पर बढ़ाना है, टीम पर बढ़ाना है, टीम को टीम। इसका तरीका क्या, आपके कम्युनिकेशन को अच्छा थिंक मॉडल का तरीका। थिंक मॉडल कौन सा होता है, कम्युनिकेशन में ट्रू मतलब ईमानदारी, तो आपके कम्युनिकेशन में आप जब माल बेचने की कोशिश करते हैं हेल्पिंग एज, हेल्पफुल होने का प्रयास करते हैं। उसमें आई मतलब इंस्पिरेशनल, सामने वाले को इंस्पायर, बड़ा मोटिवेटेड रहे, आपसे बात करना चाहे, आप उसकी इतनी तारीफ करें उसको इतना अच्छा लगे, आपका संगत उसको पसंद आने लग जाए। एंड मतलब ऐसा कुछ करो कि ये उसके लिए नेसेसरी हो जाए। और काइंड के का मतलब हमेशा समझता रखिए, बहुत काइंड रहिए। एक बात बताएं, अगर आप रिलायबल और ट्रस्टवर्दी हो जाते हैं तो लोग आपको जबरदस्ती कहेंगे कि मुझको बेचो। एक अच्छा सेल्समैन वो ऐसी रिलायबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस बिल्ड कर लेता है कि बायर एक्चुअली आपको कन्विंस करता है यार मुझको। रूल बड़ा सिंपल है, ट्रस्ट स्टार्ट्स विद ट्रूथ, एंड्स विद ट्रूथ। बस ईमानदारी चाहिए ट्रस्ट के लिए। वैसे आज एक क्वेश्चन पूछूं, क्या आपको बड़ा बिलियन वीक के बारे में मालूम? बड़ा बिलियन वीक, बड़ा बिलियन, बड़ा बिजनेस से चालू करते, बड़ा बिलियन वीक 31 तारीख यानी कि आज से लेकर के 7 जून तक चलने वाला बड़ा बिलियन वीक नहीं मालूम है? मैं अभी बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिए। 35वीं स्ट्रैटेजी प्रोडक्ट डेमो। प्रोडक्ट डेमो को बोलते हैं पपी डॉग अप्रोच। ये बड़ी कमाल की अप्रोच है। आपने देखा है जब पति पत्नी कोई पपी खरीदने के लिए जाते हैं, छोटा सा बेचारा तो पपी होता है, बड़ा प्यार सा, तो वो क्या करता है, जो सेलर है पपी को मैडम के हाथ में देता है, और मैडम छोटे से पपी के पिल्ले को जैसे अपने हाथ में लेती है, ऐसे ऐसे करती है, टॉमी ओ अरे क्या कितना क्यूट है, ये कितना क्यूट है। और उसके बाद जब उसे हाथ में लेते तो उसका ना सुनना देख, और उसके बाद फिर वो ज़्यादा रेट पर भी खरीदने लगता है। प्रोडक्ट है पपी डॉग अप्रोच, यानी कि अपना प्रोडक्ट सामने वाले को दे दो, प्यार आप उसे चांस दो कि वो उसके साथ प्रेम के अंदर बह जाए। गिव द प्रॉस्पेक्ट अ चांस टू फॉल इन लव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बड़ी महंगी गाड़ियों में वो टेस्ट ड्राइव जरूर कराते हैं, क्योंकि टेस्ट ड्राइव में नई नई ब्रांड की गाड़ी होती है, आप एक्सीलेटर दबाते हैं और आप थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, आपको मजा आता है, अरे यही गाड़ी तो चाहिए थी मुझको, तो क्या इसी को बोलते हैं पपी डॉग अप्रोच। इंटेलिजेंटली आप फ्री ट्रायल दो लोगों को, इससे लोग साइन अप करेंगे जल्दी, इससे वेरीफाई हो जाएगा कि कस्टमर खरीदने वाला कस्टमर है कि बिहार का कस्टमर है। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, कई तरह की एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा अच्छा है, एक्सप्लेनेशन से बात नहीं बनती, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से बात बनती है। मीडियोकर आदमी बताता है, अच्छा बुद्धिमान आदमी समझाता है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है। वैसे दोबारा क्या बता रहा हूँ, बड़ा बिलियन ग्रुप नहीं पता नहीं पता है, मेरे मालूम आपको नहीं पता, अब मैंने बताऊंगा भी नहीं, जैसा बने रहिए। बड़ा बिलियन वीक 31 तारीख, आज मई से लेकर 7 जून तक बड़ा बिलियन वीक। स्ट्रैटेजी नंबर 36, नाउ और नेवर क्लोज। अब भी क्या ले लो या चले जाओ, नाउ और नेवर अप्रोच। ये तो इसमें It's तरीका like बड़ा looking अच्छा at है, the दो बातें video. बताऊंगा। एक
ले लो अर्जेंसी क्रिएट कर देते हो आप लिमिटेड टाइम ऑफर के साथ में। लिमिटेड एडिशन सेल्स भी ऐसे की जाती है, इसको टेक अवे क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। टेक अवे क्लोज अप्रोच का मतलब क्या है, प्रॉस्पेक्ट को आप बोलो देखो भाई अगर आप नहीं खरीद पा रहे ना तो ये 12 आइटम में से ये 3 कम कर दो, अब आपके बजट में आ जाएगा खरीदने, सामने का करता है और 3 आइटम निकाल रहा है, तो वो जो है ना he will move ahead with the sale so that he doesn't lose anything on his wish list। ये बड़ा अच्छा अप्रोच है, टेक अवे अप्रोच। इसमें से कुछ निकाल तो सामने वाला डर के मारे। इसमें ना प्रेशर सेल्स टेक्निक आजकल बहुत चलती है। क्या होता है प्रेशर सेल्स टेक्निक, ये वो होम शॉप मीटिंग टाइप लोग भी करते हैं और बहुत लोग करते हैं, प्रेशर डाल देते हैं खरीदने और अजीब को गरीब ऐसी बात करेंगे आपको लगेगा मेरे को चाहिए क्यों नहीं मिल रहा है, वो क्या बोलेंगे आइटम खत्म होने वाली, लेना लो तो जाओ नाउ और नहीं मिलेगा, नाउ और नेवर अप्रोच। इस चक्कर में सामने वाला कहता नथिंग इज देयर, खत्म ही हो गया, नहीं खत्म ही हो गया, मैं तो पहले कहता खत्म हो जाएगा ये मेरे को एक आइटम दिला दो, मैं कह रहा हूँ खत्म हो गया भाई साहब, मेरे अपने लिए नहीं एक आइटम तो चाहिए, देख लो भैया सामने वाला प्रश्न पूछ जाता है अरे एक्स्ट्रा पैसे दे मेरे को दे के या फिर वो क्या बोलते हैं ये खाली उनके लिए जो उसको समझते हो, अरे तो बेची नहीं मैं समझता हूँ आप नहीं आपके लिए नहीं जो पूरी तरह समझता हूँ, मैं पूरी तरह समझता हूँ, मेरे को देखो सामने वाले को प्रेशर है देखिए केवल प्राइवेट क्लब में प्रेशर ये सबको हम दे ही नहीं रहे, ये नहीं प्राइवेट क्लब सबको नहीं, जैसे हमारे पास जो है किसी प्रकार का कचरा हालांकि कचरा अगर आप करना चाहते हैं प्राइवेट क्लब में उसमें दुनिया भर के सारे सारी बिजनेस शुरू करने से लेकर अरे नंबर वाले स्टाइल बता रही हूँ। अगर आपको केवल हम जिम्मेदारी के साथ हम आपको एक्सपर्ट अरे इसलिए नहीं लगाए आज। चिराग के बारे में पता करें ना करिए लेकिन और मुझे मालूम है कि आपको बड़ा मिल गया कि पता नहीं है क्या है 31 मई से लेकर 7 फरवरी तक रात जो है आने वाला बड़ा अगली स्ट्रैटेजी है सॉफ्ट क्लोज वर्सेस हार्ड क्लोज। इसकी बड़ी कमाल की स्ट्रैटेजी। सॉफ्ट क्लोज का मतलब क्या हुआ, हल्का सा छोटा सा क्लोज उससे एक लो इम्पैक्ट पर सेल करने का क्या आप इसकी मदद करेंगे डरेगा नहीं आप क्योंकि उसको लग रहा है कि मुझे बेचा है अभी कह रहा है कि और पहले तो आपको पता लग जाएगा कि सीरियस है कि नहीं, और दूसरा इसका बड़ा फायदा क्या है कि आपको प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने का प्रेजेंटेशन देने का बड़ा मौका मिलता है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट क्लोज अप्रोच। पर दूसरी हार्ड क्लोज अप्रोच, ये कौन सी होती है, ये बेसिकली एक अकाउंटिंग टेक्निक होती है। 31 मार्च को बंद हो जाएगा, 31 जनवरी को बंद हो जाएगा, 28 फरवरी को बंद हो जाएगा, अकाउंटिंग टेक्निक उस चक्कर में हार्ड क्लोज है, हार्ड स्टॉप है, हार्ड क्लोज है, हार्ड स्टॉप है, उस चक्कर में आप अपनी जो है सेल्स को की साइकिल को फास्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं। 38वीं स्ट्रैटेजी किल द ऑब्जेक्शन इन एडवांस, ऑब्जेक्शन आने से पहले ही मार डालो। क्या मतलब, आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट ये 7 ऑब्जेक्शन आते हैं, ये 5 ऑब्जेक्शन आते हैं, लोग क्या शिकायत करते हैं, अरे महंगा है, अरे मुझे लगता है कि थोड़ा क्वालिटी में लो है, अरे ब्रांड अच्छा नहीं है। 7 तरह के ऑब्जेक्शन डाल दोगे, 5 तरह के आते हैं, उसकी स्क्रिप्ट पहले तैयार कर लो, उसके एंटीडोट पहले तैयार कर लो और उसके बोलने से पहले, ऑब्जेक्शन देने से पहले अपनी बातों में बात बोल दो। उससे क्या होगा, आपने ऑब्जेक्शन पैदा होने से पहले ही मार दिया। इसलिए इसको और बोलते हैं, देखिए ओपिनियन बिफोर पिचिंग अप्रोच। सामने अगर आपको नहीं मालूम सामने वाले को पिचिंग आने वाला, अगर आपका प्रोडक्ट नया है तो पहले 30 सेकंड इस प्रोडक्ट को देखिए, तो आपके ओपिनियन के बहाने आपको हल्का पॉजिटिव हल्का नेगेटिव हल्का नहीं बात। अब आप सारे के सारे एंटीडोट्स को समझाना, यानी कि हल्का सा ओपिनियन देना पहले 30 सेकंड और उसके बाद उसके सारे ओपिनियन। एक होता है नेक्स्ट स्टेप क्लोज अप्रोच। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने माल बेचने की कोशिश करी और उसी से पूछो सर अगला स्टेप आपका क्या होता है, क्या इससे वो थोड़ा कुछ बताएगा, आप उसको फिर रिजॉल्व कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि ऑब्जेक्शन आने से पहले खत्म कर दो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप एक मॉडल यूज करो, उसको बोलते हैं लायर, LAIR का मतलब क्या है, L मतलब लिसन, सामने वाले की बात को बहुत ध्यान से एक्नॉलेज, जो भी ऑब्जेक्शन देता है अच्छा ऐसा हो गया क्या आप बात कर रहे हैं, एक्नॉलेज करें, अग्री और फिर आइडेंटिफाई ऑब्जेक्शन, उसको ऑब्जेक्शन दो और उसके बाद ऑब्जेक्शन को रिवर्स रिप्लाई रिवर्स ऑब्जेक्शन
साइक्लिंग पे हमने अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के अंदर सेल में बहुत सारी टूल और टेक्निक दी है। यहाँ तो केवल 100 अरे यार तुम इससे कौन सा सीरीज बनवाएंगे बताओ। क्योंकि बहुत कुछ मेरा देने का मन है, एक एक ऑब्जेक्शन, एक एक टॉपिक, एक एक स्ट्रैटेजी पे एक एक वीडियो बनता है। मैं तो लेकिन हिंदी में मैं कहूँ समय नहीं की है कमी समझ के आ कारण जाए। मैं कोशिश करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में दे दूँ। एक चीज़ और, हाउ यू थिंक व्हेन यू लूज डिटरमिन्स हाउ लॉन्ग इट विल बी अंटिल यू कि आप कैसे महसूस करते हैं हारने पे, वो निर्धारित करने का आपको नहीं लिखा है। ऑब्जेक्शन का रिक्वेस्ट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है, चांसेस है कि उसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि आप उसको स्ट्रैटेजी में करो। दैट इज 29 70-30 रूल। 70-30 बहुत सिंपल है। 70 कौन बोलेगा? कस्टमर। 30 कौन बोलेगा? आप। ज़्यादा कस्टमर को बोलेंगे तो आप कम बोलो, आप खाली सुनो। आप 30% बोलेंगे, वो 70% बोलेगा। इससे हेल्दी बैलेंस बना रहता है। और सेल्स पर्सन को ही इज लर्निंग हाउ टू विन देयर अग्रीमेंट। बातों बातों में आप लर्न कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक सेल हो जाए उसके लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा रिलेशनशिप बन जाए उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको एम्पैथी क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। सहानुभूति नहीं, परानुभूति। उसके पाँव में खड़े हो जाओ, उसके जूतों को बिना डाल के, यानी कि सुनो उसकी दृष्टिकोण से, सुनो उसकी भावनाओं को, सुनो वो क्या कहना चाह रहा है, वो भी सुनो जो नहीं कह पा रहा है, वो भी सुनो जो वो कह पा रहा है। आफ्टर क्लोजिंग अ क्वेश्चन, मेरा मानना ऐसा है कि बिल्कुल फॉल साइलेंट। कुछ आपने पूछ लिया, आप साइलेंट हो जाओ एकदम, सिंपली सुनो उसको। डोंट जस्ट वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक। ऐसा नहीं कि मैं तू बोल रहे जल्दी मेरे को भी बोलना है, नहीं। आफ्टर दे हैव फिनिश्ड देयर थॉट्स, अब क्या कम्युनिकेट करूँ कि मैं सिर्फ मैं ये समझ रहा हूँ उनकी बात, उनसे फिर से वेरीफाई करूँ क्या मैं ठीक समझा उनसे। तो उसको मुझे लगता है एंड विद दिस एक्टिव एंड डीप लिसनिंग आप क्या कर लेते हो, आप उसकी नीड्स को, उसके गोल्स को, उसके प्रेफरेंस को, उसके बायस को, उसके बिलीफ को, उसकी वैल्यूज को सब आइडेंटिफाई कर पाते हो। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख लेते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज में टेंशन है कि एक्साइटमेंट है कि फियर है कि उसकी, देखो बॉडी टेल्स द रियल फीलिंग, बॉडी बता देगी क्या। गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? इट्स नो लॉन्गर अबाउट इंटरप्टिंग, पिचिंग एंड क्लोजिंग, इट इज अबाउट लिसनिंग, डायग्नोजिंग एंड प्रेस्क्राइबिंग। बात बड़ी सिंपल है, व्हेन यू टॉक यू आर ओनली रिपीटिंग व्हाट यू नो, बट व्हेन यू लिसन यू विल लर्न समथिंग न्यू। अगली अप्रोच है लैंड माइन अप्रोच। ये बहुत जबरदस्त है। लैंड माइन क्या होती है? होती है ना बारूद की सुरंग, मिट्टी के नीचे बारूद बिछा दिया जाता है, ऐसे ही आप उसके दिमाग में बारूद डाल सकते हैं। ये जबरदस्त है। इससे ना होता क्या है, आप अपनी एक प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उठाओ। इसको वैल्यू एज अप्रोच बोलते हैं। वैल्यू एज अप्रोच क्या होता है? आपका कोई भी चीज़ 30% आपकी यूनिक आइटम जो कॉम्पिटिशन के पास नहीं है, बातों बातों में उसके दिमाग में आपके पास 30% ऐसी कौन सी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो आपके कॉम्पिटिशन के पास नहीं है, बातों बातों में उसके दिमाग में वो कौन सी डिफरेंट चीज़ें हैं उसके दिमाग में डाल, उसको मिल जाएगा रीजन फॉर ये लैंड माइन की तरह डाल, वो जाएगा उसके दिमाग में चलता है, वो जाएगा उसके दिमाग में चलता है। देख या इतने और कोई ट्रेनर किसी के पास दिमाग में चलता है, किसी भी और ट्रेनर के पास जाएगा, मेरे पास ऐसा कोई ट्रेनर जो अकेला है उसके दिमाग में चलता है, इतना अफोर्डेबल प्रोडक्ट दिमाग में चलता है। आपको जानकारी के लिए हार्वर्ड भी हमारे बारे में केस स्टडी दिख रहा है। हार्वर्ड पहली बार किसी इंडियन ट्रेडिंग कंपनी, इंडियन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, बड़ा बिजनेस ऐसे में प्लेटफॉर्म के ऊपर केस स्टडी दिख रहा है। बहुत सारी अच्छी खबरें आपको दूंगा, लेकिन हमारे पास 30% में ज़्यादा चीज़ें हैं जो किसी के पास नहीं है, हम ऐसा बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जब आप ये दे देते हो ना, ये लैंड माइन अप्रोच सामने वाले के दिमाग में घुस जाता है, तो उसके बाद वो कम करते रहते हैं, फिर वो आपके पास आएगा, वो सारी ऑप्शन ढूंढ लेगा कि उसके पास और कुछ है कि नहीं है। आप फिर भी उसको कॉम्पिटिटर की वीकनेस पता चल गई, वो कॉम्पिटिटर के पास जाएगी, केवल वही चीज़ एक पूछेगा और उससे फिर वो आसानी से डिसीजन ले पाएगा। और मेरी 41वीं स्ट्रैटेजी समरी क्लोज अप्रोच। समरी क्लोज अप्रोच क्या होता है? ये वो अप्रोच है जिसमें आप कस्टमर को उसके फीचर और बेनिफिट बार बार समराइज कर दो, उसके फीचर और बेनिफिट इतनी बार समराइज कर दो, मतलब बातों बातों में समराइज कर दो, फिर क्लोज कर दो, फिर समराइज कर दो, फिर क्लोज कर दो, खरीद लो। फीचर और बेनिफिट को अलग अलग बता दो। फीचर क्या होता है? बेसिकली टेक्नोलॉजी की स्पेसिफिकेशन। और बेनिफिट क्या होता है? एक वो फील गुड फैक्टर जिससे खरीदने की इच्छा हो जाती है। बात समझिए, इसको ना फैब भी बोलते हैं, फीचर एडवांटेज बेनिफिट। फीचर का मतलब है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, एडवांटेज का मतलब है हाउ इज इट बेटर फ्रॉम कॉम्पिटिशन, क्या एडवांटेज है मेरा कॉम्पिटिशन के ऊपर। और बेनिफिट है वो पॉजिटिव फीलिंग जो कस्टमर को रिलीज करे ताकि कस्टमर से खरीद सके, इसे बोलते हैं फैब। इसमें फीचर एडवांटेज पे समय कम लगाइए, बेनिफिट पे ज़्यादा समय लगाइए। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूँ, आपको फीचर क्या होता है? अगर आप कोई पेन बेच रहे हैं तो फीचर आपके प्रोडक्ट पे है, लेकिन बेनिफिट सामने वाले की जिंदगी। जैसे इसकी पेन की ग्रिप अच्छी, रबड़ की, ये है फीचर पेन के ऊपर। इसकी जिंदगी में फ़ायदा क्या है? आपका हाथ कभी निकलेगा।
जर्मन टेक्नोलॉजी की लिप है, मतलब इतनी सुंदर जर्मन टेक्नोलॉजी की लिप है ये, है जी। तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट में इसकी जिंदगी में फायदा क्या, बेनिफिट क्या है, आप जैसे देखने में पेन खूबसूरत है लेकिन आपकी पर्सनालिटी को चार चांद लगा देगा, वो बेनिफिट है। जैसे इसकी पेन की इंक लंबे समय तक चलती है, ये पेन के अंदर है, इसकी जिंदगी में फायदा क्या है, एक पेन में 4 पेन का मजा नहीं, देखिए बस उसका करना कॉस्ट इफेक्टिव है, पैसे बचा जाओगे। जैसे मैं कोई दुकान खोलता हूँ, ये 24/7 स्टोर है, बेनिफिट क्या है, बाय प्रोडक्ट एनी टाइम, इससे बहुत सारी चीजें हैं, तो फ्यूचर और बेनिफिट को आपको अलग अलग करके देखना चाहिए। सामने वाले की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर है, आपके हाथ तो अगली बात है इसमें स्ट्रेटजी हार्ड टू गेट अप्रोच, ये जबरदस्त अप्रोच है कि आपको जो मिलेगा मिलना बहुत मुश्किल है, इसमें आप कस्टमर से बात करना बंद करो, इसमें आप उस एक गुस्से में रहने वाली बीवी की तरह बिहेव करते हो, क्या गुस्सा आता तो आप बात ही नहीं करते, बेचारा हस्बैंड किसी पूछा क्या हो गया, क्या हो गया, मुझसे क्या गलती है, कान पकड़ता है करके, हाथ जोड़ता है, और बीवी बात नहीं कर रही, जवाब वो कह मैं तो कुछ बोली नहीं, मैं तो कुछ कह ही नहीं रही, इसको बोलते हैं हार्ड टू गेट अप्रोच, सिंपली स्टॉप कॉलिंग बैक योर कस्टमर, फिर कस्टमर अपने आप पीछे पीछे आए। इसमें एक और अप्रोच है जिसको बोलते हैं बेस्ट टाइम टू क्लोज अप्रोच। बेस्ट टाइम टू का मतलब क्या है, आप ऐसा ट्रिगर ढूंढो जो कि आपके प्रॉस्पेक्ट की लाइफ में होता हो, उस समय नाउ इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट। तो उससे क्या होगा कि आप जैसे डिजिटल लर्निंग, बेस्ट टाइम टू अप्रोच क्या है, जब हमारी टीम से बात की, लोगों को समझाया कि कोरोना क्राइसिस में बहुत लॉकडाउन के दौरान घर पे बैठ के और इसमें बिजनेस सबसे ज़्यादा क्राइसिस में बहुत चल रहा है, दिस इज द बेस्ट टाइम, हमने जितनी ट्रेनिंग प्रोग्राम सारे साल में भेजते थे उससे ज़्यादा हमने लॉकडाउन में लोगों ने हमसे इसमें बिजनेस लोग सीखना चाह रहे हैं, लर्निंग करना चाह रहे हैं, तभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पा रहे हैं। इससे सेंस ऑफ अर्जेंसी भी आप क्रिएट कर सकते हो, मैंने आपको अपना उदाहरण दिया, आप अपने घर में सोचिए, अपने बिजनेस के बारे में सोचिए, सी आइदर यू हैव सेंस ऑफ अर्जेंसी टुडे और सेंस ऑफ रिग्रेट टुमारो, बड़ा सिंपल गोल्डन स्ट्रीट है, विदाउट सेंस ऑफ अर्जेंसी डिजायर लूजेस इट्स वैल्यू। एक बात बताऊं तो भूख प्यास आप और जैसे कि दूसरे को सब रुक सकते हैं, लेकिन मैं तुझे रुकने वाला जैसे कोई रिपीटेड पास नहीं है, और बड़ा बिलियन वीक के बारे में भी बताऊंगा, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, शुरू हुई है आज से और चलेगी है 7 जून तक। अगली स्ट्रैटेजी क्वालिटी क्लोज अप्रोच, इसमें आप एक ही बात करते हो, अपनी क्वालिटी की इतनी बात करते हो और ऐसी कहानी सुनाते हो जो अपनी कहानी खो जाता है। क्वालिटी क्लोज, क्वालिटी के बारे में बताओ, इसको आर्टिसन क्लोज अप्रोच, अपने प्रोडक्ट को बड़े आर्टिस्टिक तरीके से, जैसे आप मतलब बेचता नहीं है कुछ, ऐसे समझाता आपको लगता है कि इससे क्या चीज ये प्रोडक्ट बना कैसे और सामने वाले को कंपटीशन मारना ये बड़ी चीज है, तो बोलते क्वालिटी क्लोज अप्रोच, क्वालिटी 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 कैसे आगे समझते हैं कि कस्टमर से कैसे बात करता है। वैसे एक बात बताएं आपको, क्वालिटी मींस डूइंग इट राइट व्हेन नो वन इज क्वालिटी कम्स फर्स्ट, द क्वालिटी इज नॉट एन एक्ट, इट इज अ हैबिट। 44 की स्ट्रैटेजी बड़े मजेदार है, आपको अच्छे लगेगी, इसको बोलते हैं आफ्टू, क्या बोलते हैं आफ्टू, जोर से बोलो, अभी कैमरामैन बोलो आफ्टू। आफ्टू क्या होता है, ये आफ्टू का मतलब है ऑलवेज ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर, ऑलवेज ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। देखो मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं, तो आज ही टाटा टाटा की आज पूछ डाला तो लाइफ जिंगा लाला, उसी को बोलते हैं आफ्टू। अभी ऑर्डर मांगोगे नहीं तो नहीं मिलेगा, कई बार आप फोन ही नहीं करते, कस्टमर को अपने आप बताएगा, तो अलग अलग अप्रोच अलग अलग समय पे अलग अलग बिजनेस में लगाई जाती है, पूरी 100 आपको काम नहीं आएंगी, पर 100 में से 50 से 60 हर एक को काम आने वाली। नोट्स बनाते जाओ, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर होता है ना, जैसे बेशरम हो जाता है, ऐसी बेशरम होना पड़ता है, आप आस्क फॉर द ऑर्डर, आस्क फॉर द ऑर्डर, ऑलवेज ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर जो होता है ना, अपने सारे रिश्तेदारों के घर पहुंच जाता है शुरू में, है जी, एजेंसी लेते ही जितने उसके रिश्तेदार जिसने की शर्म उसके पूरे कर्म, इसको ना कैलकुलेटर क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। बातों बातों में आप कैलकुलेटर दिखा करके इतने रुपए का बनता था, ये प्राइस टैग है इसका 1 लाख रुपया, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाया 78,000 रुपए का दे रहा हूँ, सामने वाला मेरा कैलकुलेटर, इस चक्कर में आप उसे शेमलेसली बार बार पूछ लेते हो। 45वीं स्ट्रैटेजी 3V's अप्रोच। 3V क्या होते हैं, वर्बल विजुअल वोकल, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। जब आप फेस
कम्युनिकेट करते हैं, वर्बल केवल 7% आप बोल पाते हैं, वोकल 38%, विजुअल 55%। ये होता क्या है इसके बारे में समझाता हूँ। गुड कम्युनिकेशन इज द ब्रिज बिटवीन कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी। आप जब टेलीफोन पे बात करते हो ये कैसे काम करता है, पहले समझो ये होता क्या है। वर्बल का मतलब है जो शब्द आपने, जो कंटेंट आपने कहा, जो बात आपने कही, जो शब्द, जो स्पीच, जो लैंग्वेज, जो कंटेंट है। लेकिन वोकल है जिस टोन, व्हाट यू कुछ टोन, इंफ्लेक्शन, द रेट ऑफ स्पीच, किसी वॉइस क्वालिटी, मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, या फिर विजुअल बॉडी लैंग्वेज, शरीर से कितना बोल रहा है, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी जेस्चर, प्रॉक्सिमिटी, अपीयरेंस, आई कांटेक्ट, ये क्या है, सारा विजुअल है। तो बेसिकली विजुअल से आप 55% बात कह पाते हो, वोकल से यानी कि टोन से केवल 38% कह पाते हो, और जो कहते हो वो तो वैल्यूएबल होता नहीं, केवल 7% होता है। वैसे टेलीफोन पे आप दिखते नहीं, तो उसमें विजुअल नहीं, तो उसमें वोकल यानी कि टोन। आपको पता है फोन पे मुस्कुराहट की आवाज तो आपका जो टोन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। टोन में आपका 84% आपका टोन और 20% यानी कि जो आपकी बात है। See, it's not just what we say, which is verbal. It is how we say, which is vocal, and how do we look when we say it. यानी कि आपका जो visual है, जो आपका body language, ये बहुत important है। 46वीं strategy, focus on WIFM, WIIFM. What is in it for me? WIIFM. What is in it for me? Customer का ना एक WIFM sheet बना, हम भी करते हैं, तो बोलते नाइस इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, नाइस एनालिसिस। या फिर मैं किसी कस्टमर के साथ में कोई बिजनेस करता हूँ, उससे पहले उसका नाइस शीट निकालता हूँ, मैं अपनी विजन शीट तैयार करता हूँ कि उसको चाहिए क्या, मैं क्या बेचूंगा, उससे पहले उसको चाहिए क्या। मतलब मैं तो सेल्स नहीं देखता, मेरी कंपनी में प्रोडक्ट देखता हूँ, लेकिन जो सेल्स देखते हैं उनको भी सिखाते हैं कि सामने वाले मेक इट अबाउट देम, नॉट मेक इट अबाउट यू। जस्ट लाइक व्हेन यू डोंट लाइक लिसनिंग टू अ सेल्फ एब्सॉर्ब monopolized conversation, buyers don't like it, buyers also don't like it either. 47 strategy, my name is sweeter to me than honey. अपना नाम सुनना सबको अच्छा लगता है, जैसे मेरे को मेरे नाम से उनको बुलाया मुझे भी अच्छा लगता है। विवेक जी कहते हैं, विवेक जी, हाउ आर यू विवेक जी, मिस्टर मित्रा कैसे, आपके सामने वाले को नाम बुलाया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, इसको स्ट्रेटजी का नाम दिया शर्मा जी आइए, क्या नाम है स्ट्रेटजी का, शर्मा जी आइए स्ट्रेटजी। अगर सामने से शर्मा जी जा रहे हैं आपके दुकान के, आपके मकान के, आपने उन्हें प्यार से बोला शर्मा जी आइए, आपने थोड़ा नाम देकर बुलाया, वो बाजू वाले दुकान से दूध दही ब्रेड लेने जा रहा था, आपके पास आ गया, शर्मा जी अब जिंदगी भर आप ही के पास आएंगे, अरे इज्जत बहुत देता है, ये बड़ी बात मन में बैठ जाती है। सो ह्यूमन एस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। ईमेल भी लिखो, वो भी पर्सनल करके लिखो। देखिए आप एक व्यक्ति को बेच रहे हैं, ये लिटमस टेस्ट है आपके लिए कि आपको कैसे पसंद आता है। अगर कोई दुकानदार, कोई कहीं पुराने शोरूम में आप गए थे और वो आपका नाम याद रखा हुआ तो कैसे पसंद करेंगे। पॉइंट इज थिंक रिलेशनशिप, नॉट ट्रांजैक्शन। रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ये इसे बोलते हैं रिलेशनशिप सेल्स मॉडल। ये क्या मॉडल होता है, सेल्स पर्सन एंड बायर्स गेट टू नो ईच अदर बेटर एट पर्सनल लेवल। क्या इस बात का इसका मतलब है कि लोग पर्सनल लेवल पे इतना ज़्यादा जान जाते हैं कि प्रोफेशनल लेवल पे जानने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो सेल इशारे में हो जाती है। 48 स्ट्रैटेजी आइडा सेल्स टेक्निक। ये आइडा क्या है, इसको एलिवेटर पिच सेल्स टेक्निक बोलते हैं। आइडा का मतलब है 1 मिनट में अपनी बात कैसे कहते हैं, इसको इम्पल्स मार्केटिंग भी कहते हैं। इम्पल्स मार्केटिंग क्या होती है, रेज द इम्पल्स एंड क्लोज द डील। ठाक आपने देखा कभी कभी बड़े बड़े शोरूम में जहाँ पैसों का काउंटर रहता है बिग बाजार में, वहाँ कुछ आइटम पड़ी रहती है, कुछ आइटम पड़ी रहती है, लोग लाइन में लगते हैं सामान खरीदने के लिए और वहाँ से 4 आइटम और उठा के रख देते हैं। इसको बोलते हैं कि 60 सेकंड के अंदर आदमी डिसीजन कैसे करें। इसके लिए आइडा का मतलब क्या है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। कुछ ऐसा बोल दो सामने वाले का टेंशन ले लो, उसका इंटरेस्ट जनरेट कर दो, डिजायर जनरेट कर दो कि वो फट से एक्शन ले ले। इसमें ना हेडलाइन की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे उबर की है, वी हेल्प इंडिविजुअल्स गेट फ्रॉम ए टू जेड सिंपल राइड शेयरिंग ऐप।